बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं जी आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ हम करने जा रहे हैं चैरिटी के मौजू से मुतल्लिक। आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा की एक सेइंग है जी कि अ लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज़ नॉट अ लाइफ। तो मरहूम मुजफ्फर वारसी ने भी ये कहा था कि जी दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है। क्या कहने आज तो बहुत जबरदस्त चीजें याद करके आए आप। देख लें आप, मैं आज सुबह सवेरे में बहुत अच्छे मूड में हूँ। मुझे बता देते, मैं भी पढ़ के आ जाती। ये मैं आपको आइंदा चोरी चोरी टेक्स्ट कर दिया करूँगा जरा। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, और ये जो सेइंग है, का आलमी दिन है ना, वैसे मैं अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि ये सेइंग मुझे शहरबानो ने बताई और वो ये चाह रहे थे कि इसको सरप्राइज रखा जाए, तो अब देखें फिर ऐसे भी हो जाता है आपस में। बहरहाल तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो दुनिया भर में लोगों की चैरिटी के कामों की अहमियत के बारे में आगाही देना है, उन्हें इस कार्य खैर में शामिल करना है। और मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता कि जो इस काम में हमेशा से पेश रहे। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से चैरिटी की, किस तरह से चैरिटी करने वाले लोगों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और इसको करने का आयादा किया कि ये करें। उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में खैरात और अतियात से लोगों की जिंदगियां बचाने वालों की खिदमात को सराहना और लोगों को इसमें शामिल करने की तरगीब देना है। चैरिटी का मकसद जरूरतमंदों और महरूम अफराद को फौरी तौर पर इमदाद फराहम करना होता है। दुनिया भर में चैरिटी ज्यादातर NGOs के जरिए की जाती हैं। दी ग्लोबल जर्नल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा NGOs काम कर रही हैं। 2012 में मदर टेरेसा की इंसान दोस्ती के एतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके यौम वफ़ात को दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन करार दिया। मदर टेरेसा ने अपनी तमाम जिंदगी चैरिटी के कामों के लिए वक्फ कर रखी थी। उन्होंने उम्र भर बिला तखसीसे रंगो नस्ल और मजहबो कौम, बीमार और बेसहारा अफराद की खिदमत की, जिसके सिले में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया, जिसकी इनामी रकम भी उन्होंने फलाही कामों के लिए सर्व कर दी। उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए पापाए रोम फ्रांसिस ने उन्हें बाबरकत शख्सियत करार दिया, जो मसीहत के तहत विलायत का मर्तबा हासिल करने के मराहिल में से आखिरी मरहला है। मदर टेरेसा अगरचे इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर वो अपनी चैरिटी की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, हमारे दिलों में भी हमेशा जिंदा रहेंगी और चैरिटी करने वाले भी हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते। और शहरबानो को कहा भी जाता है ना कि अगर आप अपने माल को पाक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में इजाफा हो, सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल आप जो है वो चैरिटी करें। और चैरिटी जो है हम मुसलमानों का तो ये बिलीव है जी कि ये अल्लाह ताला के साथ एक तिजारत है और अल्लाह ताला कभी भी एहसान नहीं रखते हैं। अगर आप जितना भी माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उससे डबल ही मिलता है, डबल ट्रिपल। अच्छा, ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कि जब आप चैरिटी करते हैं ना तो परवरदिगार आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से अता करते हैं, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये हकीकत है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करने से एक तो आपका पता लगता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने केयरिंग हैं और परवरदिगार आपके रिस्क में इजाफा करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आज लेजेंडरी अदाकार आबिद अली की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। PTV पर अपनी लाजवाब और शानदार परफॉर्मेंसेस से किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी है। 1952 में कोयटा में पैदा होने वाले आबिद अली ने रेडियो पाकिस्तान से फ़नी करियर का आगाज़ किया। 1973 में PTV के ड्रामे झोंक सयाल से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। उनके यादगार ड्रामों में वारिस, दश्त, पिंजरा, प्यास, दूरियां, ख्वाहिश, आंगन और मेहंदी शामिल है। सदाकारी और अदाकारी के अलावा आबिद अली ने हिदायतकारी के मैदान में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। 1993 में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ड्रामा सीरियल दश्त उनकी हिदायतकारी की बेहतरीन मिसाल है। आबिद अली ने फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी पहली फिल्म खाक और खून 1989 में रिलीज़ हुई थी, जबकि हीर मान जा उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। जी बिल्कुल, और उन्हें 1985 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। जिगर के कैंसर में मुब्तला आबिद अली 5 सितंबर 2019 को कराची में इंतकाल कर गए। आबिद अली की बेटी ईमान अली भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हैं, जबकि उनकी दूसरी बेटी रहमा अली अदाकारी के साथ साथ कोक स्टूडियो में अपनी आवाज़ का जादू भी जगा चुकी हैं।
बिल्कुल जी। और टैलेंटेड बाप की टैलेंटेड बेटियां भी। बिल्कुल जी, बेशक। और आबिद अली का से मुंसलिक एक किस्सा छोटा सा मैं अपने नाजरीन को और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो मेरे लिए एक यादगार भी कह लें और थोड़ा सा मेरे करियर के साथ जुड़ा हुआ है इस वजह से भी कि जब वो दुनिया से रुखसत हुए थे तो उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैंने दी थी और वो एक यकीनन अफसोसनाक खबर ही थी। बहुत शानदार एक्टर और परफॉर्मेंसेस उनकी आज भी सबके दिलों में जिंदा है। मुझे शहरबानो हमेशा से आबिद अली का जो वोकल है वो बड़ा ही पसंद था, क्योंकि आपका भी उनसे मिलता जुलता है। कोशिश करते थे, बिल्कुल कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ जिस तरह से वो घुस जाते थे ना, लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी ग्रेट, बहुत रियलिस्टिक था। तो यही एक्टिंग होती है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो कोई पहचान ना सके कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो जी आगे बढ़ते शहरबानो, मौसम की बात कर लेते हैं जी। और मौसम के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतलब बरालूद है, जबकि हब्स में इजाफा हो गया है। कराची और पेशावर में भी मौसम मरतूब है। कराची में हालिया बारिशों के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन के डेंगू से मुतासर होने की खबरें सामने आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बलोचिस्तान में 2 माह में होने वाली बारिशों के दौरान नुकसानात की तफसील जारी कर दी गई है। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जाँ बहक और 900 से ज़ायद जो मकान है वो मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान है हमारे साथ, कराची से हबीब खान है और इस्लामाबाद से समन गुल हमारे साथ होंगी। रुख करेंगे कराची का। हबीब, सबसे पहले बताइएगा कि कल तो प्रेडिक्शन की गई थी कराची में कि बारिश होगी और बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन वो प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकी, बारिश नहीं हुई। तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? और दूसरा जो बताया जा रहा है डेंगू के हवाले से, क्या जो वहाँ पर एयरपोर्ट का अमला है उसको डेंगू में बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो रहा है? बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात की जानिब से कल जो है वो पेशगोई की गई थी कि 4 सितंबर को शहर कायद में मूसलाधार बारिश के जो है वो इम्कानात हैं, मगर जो पेशगोई थी वो बिल्कुल भी दुरुस्त साबित ना हो सकी। और कल हमने देखा कि कराची में ना तो शहर में ना ही किसी मज़ाफ़ाती इलाके में जो है वो कल बारिश देखने को मिली, बल्कि फिर महकमा मौसमियात को ये जो है वो पेशगोई जारी करनी पड़ी कि आइंदा 10 से 12 रोज़ के दौरान शहर में किसी किस्म की कोई बारिश के जो है वो इम्कानात नहीं है। तो शहर में फ़िलवक्त मानसून का कोई स्पेल अब मौजूद नहीं है, बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, मगर शहर का जो मौसम है उसकी अगर बात करें तो वो इस वक्त जो है वो बड़ा अच्छा मौसम है, क्योंकि रात में थोड़ी सी सर्द हवा हो जाती है, मौसम बेहतर हो जाता है। फिर दिन में वही मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्मी की तरफ तब्दील हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महसूस किया जा रहा होता है। अगर आज की बात करें तो सुबह के वक्त में कम से कम दर्जा हरारत शहर का जो है वो सिर्फ 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, मगर जो गर्मी की शिद्दत थी वो सुबह में भी 30 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। इसी तरह से अगर दिन की बात करें तो दिन में भी ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाने के इम्कानात है, क्योंकि 32 बहुत अच्छा टेम्परेचर है, मगर जो महसूस की जाने वाली गर्मी है वो तकरीबन 38 से 39 डिग्री तक होगी। तो कराची वालों को दिन में थोड़ी सी गर्मी और एयरपोर्ट के हवाले से जो खबर है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुलाजमीन डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। देखें कल जो है वो इस तरह की रात में अपडेट थी कि एयरपोर्ट मुलाजमीन में जो है वो डेंगू के खदशात हैं, और कराची शहर में इस वक्त अगर बात करें तो वैसे भी डेंगू के केसेस जो हैं उनमें हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को मिल रहा है। और कराची में बारिशों के बाद जो मच्छर की पैदाइश का मामला होता है, क्योंकि पानी सड़कों पे जो जमा हो जाता है उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे जो ग्रीन एरियाज़ हैं, एयरपोर्ट का एरिया भी हमारा जो कराची का सराउंडिंग का एरिया वो तकरीबन ग्रीन एरिया है, तो ग्रीन एरिया में पानी में मच्छर की अफजाइश के बायस डेंगू फैलने के जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं। और डेंगू के केसेस ना सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि कराची शहर में भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसमें एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए शहरियों को भी बताया जा रहा है। और साथ ही ठीक है जी, एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए शहर कायद के बासियों को, क्योंकि डेंगू के केसेस भी वहाँ पर बढ़ रहे हैं। हबीब, साथ ही रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं, लुकमान वहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, लाहौर में आज वही कैफियत है जो आज से 15 दिन पहले थी, यानी दरमियान में जो स्पेल आए थे वो तो अब वीक पड़ गया। मानसून का सिस्टम जो था, जो 2 तारीख से शुरू हुआ था, वो तकरीबन फिजल आउट हो चुका है। आज दोबारा सनी वेदर है और इसका जो टेम्परेचर है तकरीबन वो 28 तक पहुंच चुका है, 29 है बल्कि इस वक्त 9 के बाद, और ये फील हो रहा है वो 34 है, यानी 5 डिग्री का फ़र्क है फील इंडेक्स में और रियल टेम्परेचर में। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ह्यूमिडिटी लेवल और गर्मी। ह्यूमिडिटी जो है इसका 81% है, हवा में नमी का तनासब, जो कि यकीनन अगर हवा चल रही हो और बारिश हो रही हो तो उसका इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन चूँकि इसका तो टेम्परेचर है
टेम्परेचर की वजह से वो एक गर्म मरतूब जो मौसम होता है उसमें उसका फील इंडेक्स जब बढ़ता है तो तकलीफ दे होता है। इसका यही कैफियत है लाहौर में, जो बाहर क्या अंदर क्या हर जगह पे यही है। अच्छा लुकमान, लाहौर का एक और बड़ा मसला है फ़ज़ाई आलूदगी का, उस हवाले से भी इतलात हैं आपके पास? इम्कान नहीं है, गोया कि आपको इसी मौसम के साथ गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत लाहौर का मौसम जो है वो खासा गर्म दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, समन गुल हमारे साथ हैं। समन, वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों के हवाले से कोई पेशन गोई की गई है? बस शेर बहनों, आज तो मौसम के हाल पूछे ही ना, इतना अजीब सा मौसम हो चुका है। चलें फिर समन ना बताए रहने दे। समन फिर रहने दे। और बताएं कैसी जी प्लीज कंटिन्यू करें जी, कैसा है मौसम? आज मेरी अपनी कंडीशन भी इतनी खराब हो रही है कि धूप में खड़ा लग रहा है जा रहा है। हब्स की शिद्दत आज आपने अपने अंदाज से आगाज भी किया ना कि गुलों में रंग भर चुके हैं, हवाएं चल रही हैं, झीलें यहाँ पर हैं। आज मुझे ये हो रहा है कि मैंने ब्लैक ड्रेस पहना क्यों है, क्योंकि मुझे वैसे ही इतनी हब्स और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है आज। तो कोई बारिश की उम्मीद नहीं है इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में? कैसा रहेगा मौसम? देखिए, महकमा मौसमियात वालों ने हमें ना धोखे में मार दिया है। कहा जा रहा था कि 2 दिन से ना मतलब जुज़वी अबर आलूद होगा, मूसलाधार बारिशें होंगी, ये नया स्पेल जो स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। लेकिन हम तो धोखे में मारे के 2 दिन से इंतज़ार ही कर रहे हैं कि बारिश हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है कि 60 to 70% एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं, बल्कि उल्टा हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत जो है वो बढ़ चुका है। आज जो हवा में नमी का तनासब है वो 86% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये जैसे ही बारिश हुई थी तो 65% तक 60 तक आ चुका था। लेकिन आज जो है वो दोबारा से 86-90% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और इसी तरह अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज जो दर्जा हरारत है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। और इसी तरह दिन के औकात में ये जो दर्जा हरारत है 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज मौसम जो है गर्म और मरतूब रहेगा और मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा। और आइंदा कुछ दिनों तक जो है ये मौसम ऐसा ही रहेगा गर्म, बारिश के कोई इम्कानात नहीं है जी। चले, हमने आप समन आपको और लुकमान को और हबीब को इसलिए लिया था कि आप बताएंगे कि कल बारिश होने वाली है, मौसम सुहाना होने वाला है, लेकिन खैर ऐसी कोई नवीद अभी तक सुनाई नहीं दी जी। मौसम जो है खासा सख्त है। बिल्कुल जी, और आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आपने मौसम के हवाले से अपडेट किया। अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं लाहौर में कई सालों से जारी उस गैंग वॉर की, जिसमें एक बार फिर शिद्दत आ चुकी है। 3 दहाइयों पहले शाह आलम मार्केट के ताजरों की सियासत से शुरू होने वाली गैंग वॉर के नतीजे में अब तक तकरीबन 25 अफराद कत्ल हो चुके हैं। ये मुखालिफत बिल्ला ट्रकामाला और अजहर सईद ग्रुप में शाह आलम मार्केट की चौधराहट की जंग से शुरू हुई थी और बाद में तीफी और गोगी बट भी अजहर सईद ग्रुप का हिस्सा बन गई। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें और इतलात भी सामने आती रही हैं। ताज़ा वाक़यात में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज का कत्ल, फिर दोस्त को कत्ल करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अमीर बालाज के दोस्त एहसन शाह का पुलिस की हिरासत में कत्ल, और चंद रोज कबल तीफी बट के बहनोई जावेद बट के सरेआम कत्ल एक बार फिर पुरानी दुश्मनी को ताज़ा कर दिया है। इन गैंग वॉर्स के नतीजे में न सिर्फ मुजरिमाना सरगर्मियां बढ़ गई हैं, बल्कि अवाम की जिंदगियों पर भी इसका मनफी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और हम जानेंगे कि इस गैंग वॉर की तारीख क्या है, इसके पसे पर्दा अवामिल क्या हैं, उसके माशरती असरात क्या हुए। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं नईम हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। मुख्तसरन बताइएगा कि गैंग वॉर की इब्तिदा कैसे हुई और टीपू ट्रकावाला, तीफी बट और गोगी बट के दरमियान दुश्मनी कब और कैसे शिद्दत अख्तियार कर गई। ये बदकिस्मती है शहरबानों के, हम सुबह जो है वो मॉर्निंग शो में गैंग वॉर की इब्तिदा को डिस्कस कर रहे हैं। हम नजरिया पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे। हम 6 सितंबर आ रहा है, हम जो है वो हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे। हम गैंग वॉर की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है ना नईम साहब। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है और ये बिल्कुल जो है हमारे हुकूमतों की कमजोरी है। और अब जो है रियासत को इसमें अपना रोल प्ले करने का जो है वक्त आ चुका है। ये गैंग वॉर को एक वो शालमी और अकबरी की दुकानों की लड़ाई से शुरू हुई और एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई थी। और पहली लड़ाई जो है वो क्रिकेट मैच पे हुई थी। वो कई मरतबा बता चुके हैं, वो तीफी बट और बिला ट्रकावाला ग्रुप के दरमियान वहां से लड़ाई हुई, पहली दफा सुलह हुई। अकबरी जो है वो एक दुकान के कब्जे के इशू के ऊपर दोबारा से एक मरतबा लड़ाई हुई। बढ़ती फिर एक जो मिस्त्री था, एक राज था काम करने वाला, जो टीपू ट्रकावाला के डेरा पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था। वो अपने बेटे को हेल्पर के तौर पे साथ लाता था, हनीफा को। हनीफा और बाबा 2 भाई थे, 2 उसके बेटे थे।
उनको जो है वो बिला ट्रका वाले ने गार्ड अपना रख लिया, उसी गार्ड ने जो है वो लेटर ऑन जो है वो बिला ट्रका वाले को मर्डर किया, और जहां से ये चिंगारी भड़कती हुई फिर ये 3 नस्लें जो है बिला ट्रका वाला खानदान की इस वक्त वो कब्रिस्तान लाहौर में बन चुका है। और अब भी ये सिलसिला थमने को नहीं है, और अब भी जो है वो एक भरपूर कोशिश की गई थी कुछ धड़ों की तरफ से कुछ अरसा कबल के दोनों खानदानों के दरमियान जो है वो सुलह हो जाए, मगर वो एक ऑडियो लीक हुई, दोबारा से वो आग भड़की, और उसके बाद जो है वो एहसन शाह जो है उससे कबल वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। और अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल एक आपने सही फरमाया कि यहाँ एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है, और लाहौर जैसे मसरूफ तरीन शहर में और किनार रोड जैसी मसरूफ तरीन शाहराह पे कुछ रोज कबल एक और कत्ल हो गया, जो कि हमें बताया गया कि वो पीफी भट्ट के बहनोई है जावेद भट्ट। और अब जो है सूरत हाल फिर एक मरतबा इस लड़ाई को शिद्दत की तरफ लेके जा रही है, और मैं समझता हूं कि पुलिस जो है वो अब तक नाकाम रही ऐसे ग्रोहों, ऐसे ग्रुपों, ऐसे धड़ों, ऐसे खानदानों के दरमियान मुसालत करवाने में, मफामत करवाने में, सुलह करवाने में, जंगबंदी करवाने में। मगर अब जो है मैं जो है बिल्कुल क्लियर हूं कि रियासत को इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करना होगा फिल फोर। और तो इस तरह नईम के साहब, अभी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अभी बिल्कुल आपकी चूंकि नजर रहती है ऐसे मामलात पे भी, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? ये मामलात मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे या यहाँ पर इन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए अजीम, ये जो एक ख्वाहिश है जो कम अज कम जो है वो 3 दहाइयों से तो हम देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और हर मर्तबा अगर कोशिश हुई भी और अपने तौर पर ही कोशिश की, अभी भी मेरी ये इत्तला है कि एहसन शाह जो किरदार है उसकी हलाकत से कबल अमीर बालाज की वालदा की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था जब अमीर बालाज कत्ल हो चुके थे कि अब इस लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए, और उनकी जो अगली नस्ल है उसमें अमीर मसब है, अमीर फतेह है, वो इस किस्म की शिद्दत पसंदी से, इस किस्म की लड़ाई से, इस किस्म की जंग से उनको दूर रखना चाहती अच्छा अनीफ साहब, और एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था सुलह का। तो एक इंटरव्यू मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो है, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं, चूंकि बाहर से पढ़ के आए थे गालिबन, तो कह रहे थे कि वो भी नहीं चाहते हैं कि अब क्योंकि नस्ल तब्दील हो गई है, वो भी नहीं चाहते कि ये कत्ले आम जो है ये इस तरह से हो, और वो भी ये खानदानी दुश्मनियां खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये मामला नहीं रुका। अच्छा, ये कुछ जो है ना बाज़ का तीसरी जो कुव्वतें हैं, जिस तरह मैं अभी तक ये जो हालिया कत्ल हुआ है किनार रोड पे, इसमें मेरी राय जो है उसमें ये है कि इसमें कोई तीसरा फरीक भी जो शहर में बदअमनी चाहता है और इन खानदानों के दरमियान जो है वो सुलह जो है वो उसको कबूल नहीं है, वो भी इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हो सकता है, तीसरा हाथ भी मुलव्वस हो सकता है। अच्छा नईम साहब, सोशल मीडिया पर ना बड़ी बहस जारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एहसन शाह ने कत्ल नहीं किया था अमीर बालाज को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी ने कत्ल किया था और अब पुलिस मुकाबले में इसका बदला ले लिया गया। तो इसमें जो हकीकत है वो क्या है? देखिए शहरबानो, इसमें ना ये भी मैंने वो शुरू में जैसे बात की, इसमें भी जो है वो सोशल मीडिया खास तौर पे बिल्कुल शुक्र बेमुहार है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था कि शूटर जो है ये किस ब्ला का नाम है, ये किसी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, ये किसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो मुझे पता चला कि इनकी तो बाकायदा सीवीज होती हैं, और इनकी सीवी ये होती है कि इन्होंने कितने कत्ल किए हुए हैं, कितने हमले किए हुए हैं, इन पे कितनी FIRs हैं, और फिर ये ग्रोह उनको हायर करते हैं और कत्लो गारत करवाते हैं। और मैं ये शॉर्टली एक बात आपको बता दूं, मैं जितने नाम लूं, तीफी भट्ट ले ले, गोगी भट्ट ले ले, अमीर बालाज ले ले, टीपू ट्रका वाला ले ले, बिला ट्रका वाला ले ले, इनमें से किसी शख्स ने अपने हाथों से तो कभी मेरा ख्याल है किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा हो। इसी तरह से अब मैं सोशल मीडिया की तरफ आ रहा हूं कि यहाँ भी कोई जो है ना किसी का एक प्रोफाइल ही नहीं है, कोई किसी की एजुकेशन नहीं है, कोई किसी की सीवी नहीं है, मगर जिसके पास एक अच्छा मोबाइल है, एक उसके पास माइक है, और वो इस वक्त फील्ड में है, और वो इस वक्त जर्नलिज्म कर रहा है, और वो बेचारा अपनी समझ पूछ के, और उसको खबर ही नहीं है गैंग वॉर क्या है, ये दुश्मनियां क्या है, क्राइम क्या है, स्ट्रीट क्राइम क्या है, चूंकि उसने ना कहीं से तरबियत हासिल की है,
ना उसकी एजुकेशन है, ना अच्छा, नईम साहब, अब ये जो नाम है, बिल्ला ट्रकों वाला, टीपू ट्रकों वाला, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, ये वो नाम है। अब मैं खुद चूंकि मेरी पैदाइश इस शहर की है, तो बचपन से तो ये वो नाम है जो मैं भी सुनता आ रहा हूँ। तो शायद ही कोई शख्स लाहौर का है जो वाकिफ नहीं है। ये बताइएगा कि असल मसला क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन इन दोनों खानदानों के बीच में क्या है? सिर्फ ज़ात और अना का मामला है, कोई ज़मीन जायदाद का मसला है अभी तक चल रहा है, और क्या इन ग्रुपों को सियासी पुष्पनाई भी हासिल है? मैंने जी बिल्कुल जी, सियासी पुष्पनाई हासिल है। और मैं बारहा अपने इंटरव्यूज में जिक्र कर चुका हूं कि आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर का इंटरव्यू आया था दुबई से, जब वो मफरूर थे, और हमारे एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने उनका इंटरव्यू किया। तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जहां बहुत से मुआशरे के नासूर जो थे, क्रिमिनल जो लोग थे, उनको उन्होंने इनकाउंटर किया। उन इनकाउंटर्स में वो कौम का हीरो भी वो बने होंगे, उन नवाकीन का जिनके साथ कत्लो गारत हुई, रेप केसेस हुए, डकैतियां हुई, उनको कैफरे किरदार में जब उनके मुजरिमों को पहुंचाया तो उस वक्त तो वो बिल्कुल आबिद बॉक्सर उनका हीरो भी बन गया। मगर उसके साथ ही उन्होंने एतराफ किया कि उस वक्त के हाकिम वक्त ने, वज़ीर आला पंजाब ने बहुत से लोगों को उनसे इनकाउंटर करवाया। ठीक है, तो ये तो साबितशुदा चीजें हैं, ये साबितशुदा चीजें हैं। अब ये जो धड़े हैं, तीफी भट्ट ग्रुप भी जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके इलेक्शन में खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस तरह नईम साहब, ये ऐसे लगता है जैसे स्टोरी सुनते हुए ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की मैं कोई ना गैंगस्टर मूवी देख रही हूँ कि वो आया, उसने उसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। इसमें मेन किरदार जो है वो हमारे गवर्नमेंट का होना चाहिए, हमारे सियासतदानों का होना चाहिए कि ऐसे लोगों को या तो उनकी सुलह करवाई जाए या फिर इन मामलात को ख़त्म करवाया जाए। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, आप क्या समझते हैं कि उनको भी जो आजकल के गाने आ रहे हैं उनमें ये दिखाया जाता है गन पकड़ो और अगर कोई बात करता है तो उसको मार दो, और वो अपने आप को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और वो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। बाइक्स पर वो लेट कर व्हीलिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ अगर चला रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। तो ऐसे जो वाक़यात हैं वो नौजवानों पर कितना असर डालते हैं? बहुत बुरा असर डालते हैं। ये जो नहर पे वाकया हुआ है वो स्कूल में छुट्टी का टाइम था और जावेद भट्ट और उनकी अहलिया भी अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से लेने जा रही थी, और वो मसरूफ तरीन शारा है, वहाँ पे बच्चों की स्कूल की वैन्स गुजर रही हैं और इस वक्त वो छुट्टी का टाइम है और वहाँ पे तो कत्ल हो जाता है रोड के ऊपर। और वो जो लोग देख रहे हैं, वो जो बच्चे देख रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ शहरबानो, जैसे अजीम साहब ने जिक्र किया कि उनका ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर का कल्चर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आप किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं फैमिली के साथ, तो अचानक से एक शख्स की एंट्री होती है और उसके साथ 25-30 जो है ना लोग गन्ने उठाए, सब उसको बहुत बड़ा अच्छी निगाह से देखते हैं। वो आया गनमैन के साथ। जी, और वो फैमिली जो है ना वो और बच्चे देख रहे हैं कि ये क्या है। और मैंने सीसीपी लाहौर उमर शेख से मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है। और मैं इसमें मोस्टली लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास सिर्फ पैसा है, वो 20-25 गनमैन कैरी कर सकते हैं और फैशन के तौर पे अपने शौक के लिए वो साथ लेके फिर, दुश्मनी किसी से नहीं है। तो मैंने कहते हैं इसका हल क्या है, मैंने कहा हल ये है, उसको बुलाएं, उससे पूछे तुम्हारी किससे दुश्मनी है, वो जिसका नाम ले उसको बुलाएं, उनकी सुलह करवाएं और दोनों तरफ के 25-25 गनमैन ऑफ। नहीं साहब, ये बिल्कुल उन्हें एजुकेशन का मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब वेस्ट में देखते हैं कि हमारे लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है, उतना पैसा खत्म हो जाता है जहाँ पर उनका शुरू हो रहा होता है वेस्ट में। वो लोग आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बन के जाते हैं। और हमारे अगर किसी के पास पैसे आ जाएं, सबसे पहले उसने वीगो डाला लेना है, उसके बाद उसने 2 जो है ना गनमैन ले लेने हैं 25-25 हज़ार के, और लोगों को ये बताना है कि मैं बहुत बड़ी कोई शहर बन गया। वीगो डाला तो बगैर पैसों वाला भी आ जाता है वो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने पाकिस्तान को वक्त दिया। और ये बिल्कुल जी एक मामला है, और जिस तरह से क्राइम तो अपनी जगह पे, लेकिन क्राइम को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है और उसके यकीनन जो है वो मुरसब होते हैं माशरे पर भी। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा हम सेगमेंट है जिस हवाले से हम बात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। हसास मौजू पर बात करेंगे जो हमारे माशरे में बढ़ती हुई सियासी तकसीम और अदम बर्दाश्त के हवाले से है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक 44% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया है कि मुखालिफ सियासी नज़रियात रखने वाले ख़ानदानों और वोटर्स के दरमियान रिश्ता होना मुश्किल है। ये सूरत हाल ना सिर्फ ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को मुतासर करती है, बल्कि हमारी माशरती
हम आहंगी को भी खतरे में डाल रही है। इस मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिलेशनशिप कोच हैं सैयद एजाज बुखारी साहब। जी बिल्कुल, बुखारी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे ऑनर्ड सर, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, बड़ा ही मुनफरिद सा टॉपिक है और ये गैलप सर्वे आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा। 44% पाकिस्तानी जो है वो मुखालिफ सियासी ग्रुपों के नज़रियात को कबूल नहीं कर रहे हैं सर, और फैमिली सिस्टम खराब हो रहा है। कर रहे हैं क्या कहेंगे आप इस हवाले ये देखिए, मेरे पास ना सबसे पहले जब ये बात आई थी 2013 में और फिर 18 में ना, वो लोग आए थे जो कपल्स थे, और उसमें से खातून जो थी वो रूठ के घर चली गई थी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि साहब ने दूसरे ग्रुप के मुतालिक कुछ ऐसी राय कायम कर दी थी। और दोनों ही बैठे कोई प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें कहीं ऐसी कोई खबर आई, और उस खबर में बैठ के खातून ने कोई ऐसा जुमला बोल दिया जो ज़ाहिर दूसरी पार्टी के सरबराह के खिलाफ था। पीटीआई नून लीग का वो जो भी आपस में थे, अब लाहौर से थे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका झगड़ा इस हद तक तूल अख्तियार कर गया कि वो 3 बच्चों की मौजूदगी में भी छोड़ने को तैयार थे। हमने अब मजीद इसको नहीं रखना। असल में मैं जिस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे यहाँ वैसे भी राय देना, राय को सुनना, समझना, उसका एहतराम करना, इसकी तो कहीं मश्क ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप जब एक छोटे बच्चे को एहतराम से नहीं सुनते हैं तो ये तो बात की बहुत दूर की बातें हैं। ऐसे ही। अब यहाँ पर मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि सुने समझने के लिए और समझे समझाने के लिए। बहुत खूब। जिस घड़ी आप सुनते हैं किसी चीज़ को बड़े एहतराम के साथ, और सुनना कहते हैं इसको है कि सुनाने वाले को लुत्फ आए, और हम तो सुनते ही जवाब देने के लिए। हम तो जनाब, और बाजों को तो हम सवाल इसलिए करते हैं कि हमें जवाब का इल्म होता है और हम देख रहे थे कि मेरे जैसे जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, काउंटर करने के लिए। तो जब इस तरह के नतायज होंगे तो जाहिर है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है जनाब, देखिए हम कहते हैं अदम बर्दाश्त को हम लोग नॉर्मली कहते हैं, जब तक हमारे मुआशरे में घर के अंदर बैठकर इख्तलाफ राय का एहतराम नहीं किया जाएगा तब तक हर जगह पर आप भुगतते रहेंगे, सिर्फ सियासी पार्टी की हद तक नहीं। अब आप देखिए, मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, हमारे जो एंकर पर्सन्स होते हैं नॉर्मली, जो टॉक शोज, सियासी टॉक शोज के होते हैं, उनका राय सुनना आप देखें, वो दरमियान में टोकेंगे, पूरी बात नहीं होने देंगे, और वो ऐसे डाइवर्ट करते हैं कि बात उस तरफ जा नहीं रही जिससे रील बन सकती है। बात उस तरफ जा नहीं रही, तो वो मजबूरी है। तो फिर जब आप नमूना उस तरह का मॉडलिंग ऐसी कर रहे हैं, टीवी चेंज कर देते हैं। जब आप मॉडलिंग उस तरह की कर रहे हैं तो उसके नताइज क्या निकल कर सामने आएंगे। हमारा बच्चा भी आखिर में बैठा देख रहा है, और इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि जब वो खाने की मेज़ पर बैठे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें टॉक शो की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। वो इसने अपने हिस्से की बात की, उसने अपने हिस्से की बात की, फिर जो 5 बातें हमने सुन रखी हैं वो जिस भी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, जब हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो सुनने को तो कोई तैयार नहीं। साहब, आपका चूंकि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो आपको क्या लगता है कि बिलखसूस 2013 के बाद से ये सूरत हाल ज़्यादा बदली? जी ऐसे ही है। मेरे मुझ तक आने वाले जितने भी केसेस हैं, 8 से 10 कम से कम तो ऐसे हैं जिनको मेरे पास जो आए थे, बाकी जो रिपोर्ट हुए एक तरह से। और मैं जब उस वक्त कहता था तो लोग कहते थे ये कैसे मुमकिन है, ऐसा तो नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं मुजाहिद अराई साहब हैं, दुबई से हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम ना अपनी ख़ानदान में शादी करते हैं। मैंने उनसे कहा कि यार दौर बदल गया है, ये तो कोई बात ना हुई। तो मुझे उन्होंने बैठ के एक बात समझाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा असल में ना जो रस्म व रिवाज, अकायद, मामलात एक ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं ना, एडजस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। इस वजह से हम लोग अपने यहाँ, तो मुझे ना एक और डायनामिक्स उसकी नज़र है जिसकी तरफ शायद मेरा कभी पहले ध्यान नहीं गया था। अब हम सैयद हैं, सैयद आपको पता है सैयद बाहर तो नहीं शादी करते, उनके यहाँ बाहर नहीं होती, तो वो एहतराम की वजह से नहीं होती, शरई तकाजा नहीं है, वो एहतरामन लोग नहीं किया करते थे। तो मुझे उससे अंदाज हो कि अगर आप वाकई एक ही सियासी पार्टी से हैं, हालांकि सियासी पार्टी बदलती रहती हैं, उनके जो अरकान हैं जब वो बदल जाते हैं तो उसको तो बुनियाद बनाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बुनियादी बात बन चुकी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ज़्यादा तादाद हमारी मुसलमानों की है इस मुल्क के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ठीक है, हमारा हर किसी का अपना अकीदा है कि ये पहले हम सुनते थे अकीदों पर बात होती थी कि इनका अकीदा मुख्तलिफ है, हमारा अकीदा मुख्तलिफ है, मुसलमान ज़रूर होना चाहिए, मुसलमान, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपने इस सारी चीज़ों को लेकर चलना है, आगे से आपकी औलाद भी होनी है। ये चीज़ तो कभी किसी ने सोची भी नहीं कि जी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने शादी करनी है, या आप पॉलिटिकल पार्टी, आप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं, या आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, या बिलावल को पसंद करते हैं, जरदारी साहब को पसंद करते हैं, तो फिर मैं आपसे शादी करूँ। अब ये हो गया, ये क्या है, अब ये हो रहा है। देखिए किरदार तो आपका हमारा कहीं है, ये जो हम बार बार उनको दिखाते और सुनवाते रहते हैं, इसके अलावा और किसका किरदार हो सकता है? सोशल मीडिया का उसके ज़ाहिर उसके अंदर किरदार है। तो जब तक हम इन चीज़ों को बैठे हो, देखें आपने भी थोड़ी देर पहले जिस तरह राना साहब ने भी फरमाया कि ये टीआरपी का सारा चक्कर है जी। तो जब आपके लिए मुआशरा, किरदार साजी ये सब अहमियत ही नहीं रखते और टीआरपी अहमियत रखती है, ये तो एक बात है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बुखारी साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पर बाशऊर हो गई है अवाम, और फिर एक जनरेशनल गैप भी आया, एक जिन्हें जेनजी एक नेशन वो एक कहा जाता है, तो अब यंगस्टर्स हैं वो जरा जोश में ज़्यादा आ जाते हैं। देखिए साहब, तरबियत के लिए भी तरबियत की ज़रूरत होती है ना जी।
हमारी तरबियत नहीं हुई जिसके बाद हमारी तरबियत हो, यानी तरबियत करवाने वाली तरबियत नहीं हुई। जब वो वाली तरबियत आपकी नहीं हो तो जो चीज़ आपके पास आएगी आखिर उसको आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिस तरह कहते हैं तहजीब एक दिन में तो नहीं बन जाती जी, कई सदियां उसमें लगती हैं। अभी मैं समझ लूँ कि आने वाले 30, 40, 50 बरस हमें लगेंगे कि हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। देखिए मोबाइल हमारे पास जिस मकसद के लिए आया था, क्या वो मकसद है उसका? तो हमारे जो भी चीज़ें आती हैं वो अपने असल मकसद से हट जाती हैं, और जब वो अपने असल मकसद से हट जाएंगे तो फिर उसके नतीजे ये निकलेंगे कि तुम फलां लीग से हो, तुम फलां पार्टी से, बुखारी साहब ये हमने देखा कि खेलों के मैदान में भी हमने ये दम बर्दाश्त है कि इवन आप वो इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस देखें जी, वहाँ पर भी आप क्या पागलपन वहाँ पे होता है कि जो फुटबॉल टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं फैंस, जिस तरह मार कुटाई पे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी हैं वो उनके भी तो लड़ाई को ग्लैमराइज किया जाता है। हाँ, और एजाज साहब अब हमारे कुछ मतलब होटल्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आप आ चुके हैं सियासी गुफ्तगू करना सख्ती से मना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ फ्रेंड्स बैठे, उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, उसके बाद वहाँ पर मारा मारी तोड़ फोड़ की, तो नुकसान किसका हुआ? होटल मैनेजमेंट का। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर अर्ज करूँ, इख्तलाफ राय तो हुस्न है, वो तो होना चाहिए, तर्ज इख्तलाफ राय पर मसाइल हैं सारे के सारे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ जिस तर्ज पर हमें बात करनी है उसी का तो सलीका नहीं है। वो देखे हस्बैंड वाइफ का आम से कहते एनी जी गल सी, सही बात है, वो एनी जी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वैसे एनी जी गलती, एनी जी गल, हालांकि वो एनी जी नहीं होती, एक आप पैसे क्यों रखे हैं? हाँ, वो एनी, वो असल में पीछे कहीं से कहानी चल रही होती है, बस वो पॉइंट ऐसा होता है कि ट्रिगर पॉइंट होता है। तो इसी तरह जहाँ तक सियासी पार्टियों के मामलात हैं, अब तो यकीन कीजिए कुछ लोग तो शादी से पहले इस बात को देखते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी है। जैसे पहले कभी अहले तशय्यो के यहाँ, सुन्नियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ होता था, जैसे हम शहरबानो साहिबा ने भी बात फरमाई है। इसी तरह से अकायद मसालिक के साथ हमारा दीन तो अकायद वाली बात ही नहीं करता, मुसलमान होना जरूरी है। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, आप कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जाकर देखें जो रिकमेंडेशंस होती हैं वहाँ पर शुड लगा हुआ होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा। तो जो होना चाहिए वो कभी नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता रहता है। तो उसके नतीजे फिर आपके हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो बुखारी साहब इसका हल क्या, इस मसले का हल अब क्या? देखिए आप हम बैठे हैं ना जिस तरह से, हम कम से कम एक सेगमेंट ऐसा रखें जिसमें हम ये बात करना लोगों को बताएं कि भाई ये बात थी ना, इसको इस तर्ज पर किया देते हैं। और अगर आपके पास वक्त है तो मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अब देखिए पैराग्राफ राइटिंग है, हम लोग जो कि पढ़ाते हैं, पैराग्राफ में एक होता है टॉपिक सेंटेंस जी, उसके पीछे आती है एक मेन आइडिया, फिर स्पोर्टिंग डिटेल और कंक्लूजन जी। ये है तर्ज गुफ्तार एक तरह से देखा जाए। अब मिसाल के तौर पर एक साहब अपनी बेगम साहबा से कहते हैं कि इधर आओ, मुझे बेटी के फला जगह रिश्ते के हवाले से बात करनी है। ये टॉपिक सेंटेंस बड़ा क्लियर आ गया, ठीक है। और उसने कहा कि वहाँ शादी करने का पहला फ़ायदा ये है, उसकी वजाहत, दूसरा फ़ायदा ये है, उसकी वजाहत, और इस बुनियाद पर मैं कहता हूँ फला जगह शादी करें। यहाँ कोई झगड़ा होगा? नहीं होगा। और अगर वो कहे कि अदर आ, मैं तेरे नाल गल करनी है, तो तू आज तक सुनी ते नहीं। अब ये टॉपिक सेंटेंस ही फॉल्टी है, और ये भी कहते ही करना है। हाँ, और ये भी गलत बात है। जब आप किससे राय ले रहे हैं तो आप अपनी राय दें, और राय देने में जो लोग जज्बाती होते हैं वो हिदायत में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि हम दावत दे रहे हैं। और यकीन कीजिए मैं तो कहता हूँ हर मॉर्निंग शो का एक सेगमेंट होना चाहिए जिसमें 2, 4, 5 बातें बतानी कैसे हैं वो बताना सिखाई जाए, और जब वो बताना सिखाई जाए उन्होंने कहा कि अब आप बैठ के मशक कर लें। वैसे बुखारी साहब हमारे साथ साथ तो ज्यादा जिम्मेदारी इन सियासी जमातों के लीडरान पे इटसेल्फ आती है, क्योंकि इन्हें तो लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये जब एक स्टाइल खास किस्म का अडॉप्ट करेंगे तो फिर फॉलोअर्स तो उसी टाइप का। माजरत अर्ज करूंगा कि गैर तरबियत याफ्ता लोग, आप उनसे ये तवक्को ही ना रखें कि आपका हमारा काम है, उनसे ये तवक्को बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे तवक्को रखेंगे जिनकी उस तर्ज पर तरबियत नहीं हुई है। लोगों को बेसिक एथिक्स जो है ना यही नहीं पता कि ख़ानदान में रहने के बेसिक एथिक्स क्या हैं। एक मैरिड कपल के लिए क्या प्राइवेसी होनी चाहिए, एक आम शख्स के लिए क्या प्राइवेसी होनी चाहिए। आप उससे उसके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और तुम्हारी शादी इससे क्यों हुई, और ये वाली बातें कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, ये बातें बहुत पर्सनल होती हैं, आपको नहीं पूछनी चाहिए। अगेन मैम तरबियत चाहिए ना उसके लिए। कौन करेगा तरबियत? आप, हम, मैडम, और कोई नहीं करने वाला। अरे देखिए ना, जिनको एक्सपोजर ही नहीं है, जिन्हें इल्म ही नहीं है, जो इतनी बड़ी बात करके अगले का दिल खराब करके बैठे, तो कहते हैं मैंने कौन सी बात। तुम तो बहुत खूबसूरत थे, तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया है? तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई है, रंग तुम्हारा, खूबसूरती की इलामत हमारी नजर में रंग गोरा ही है, मतलब सांवला रंग तो है ही नहीं। डोंट बाय व्हाट इज बीइंग सोल्ड टू यू। आपको जो बेचा जा रहा है आप खरीदना छोड़ दें। ये जुमले आप बड़े शांत हो जाते हैं। हमें तो जो कोई बेचता है हम वो फौरन सब ऐसे लोगों को किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं? किन लोगों को? जो आपसे इस तरह का जवाब ना देकर जवाब दिया जाता है ना,
वो कहते हैं मेरे लिए तो जवाब ही। फिर वो कहते हैं, फिर वो ये राय कायम कर लेते हैं कि जी इनमें तो नखरा ही बड़ा है, इनमें तो एटीट्यूड ही बड़ा है। उनको तकलीफ हुई ना, तो अगर आपके तकलीफ के सबब को तकलीफ हो रही है तो होती रहे, आप तो अपने आप को महफूज रखिए ना। मैंने बल्कि इसके ऊपर कहा था मेरे पास मैं हूँ, अगर मैं अपने पास हूँ मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। हम अपने पास कहाँ होते हैं, हमारी तो उम्रें कोई और बसर कर रहा होता है और उसके नतायज फिर सूरत में निकल कर सामने आते हैं। और कुछ हमारे बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि वो देखते हैं आपको, आंटियाँ खास तौर पर जब कभी की शादियों पे कुछ औरतों को लड़कियों को मिलती है, हाँ तेरा ये ब्याह नहीं होया, तो अलग बैठी है। मतलब एक लड़की ट्रॉमे से गुजर रही है, उसकी फैमिली एक देसी फैमिली की बात करिए, उस ट्रॉमे से गुजर रही है कि वो उसका भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा या फिर नहीं मिल रहा, उसको रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा, और वो लोग एक बड़े सदमे में है, क्यों ऐसा हो रहा है। इवन बॉडी शेमिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। तो ये इस तरह से देखिए वो मेंटली अनहेल्दी लोग हैं ना। अब आप अगर मेंटली हेल्दी होंगे, आप किसी मेंटली अनहेल्दी के जुमले को बाय नहीं करेंगे। exactly. तो हमें उसको ठीक करना है जो मुतासिर हो रहा है। क्या हमें उनको शट अप कॉल नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे, फिर उलझेंगे। यानी ये तो वो तो चाहते हैं ये हो कि ये हमारे साथ उलझें। तो ऐसे लोगों को वो वही बात करें, मैं वो नाम नहीं लूंगी शख्स का, कि स्माइल दे के जवाब देते हैं। तो मुस्कुरा के जवाब दें या मुस्कुराए बगैर जवाब दें या बिल्कुल ही जवाब ना दें। तो बुखारी साहब, आपने वो जो हमारे इस सेगमेंट के आगाज में बताया कि एक फैमिली 2013 में आपके पास आई जिनमें सियासी इख्तलाफ की वजह से सुलह हुई कि नहीं? जाती नहीं हुई, नहीं हुई। 3 बच्चे छोड़ दिए उसने और वो फैसला कर लिया उन्होंने। उसने कहा कि हमारे साथ ये हुआ और मुझे तो अब समझ आई है, तो मैं तो नहीं रहूंगी इसके साथ, क्योंकि वो पूरी फैमिली थी वो जो दूसरी तरफ थी, पॉलिटिकल फैमिली। हाँ पॉलिटिकल फैमिली जो दूसरी तरफ थी, पूरी फैमिली उस तरफ इन्वॉल्व थी, उसमें बड़े भी शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये हमें भी नहीं चाहिए ऐसे। तो बुखारी साहब, आप जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, अब क्या रिकमेंड करते हैं हमारे नाज़रीन को? कोई आपको 5 टिप्स दें, कोई ऐसी रिकमेंडेशन? मैं तो उनसे एक ही बात करूंगा कि खुदारा सुनना शुरू करें, सुनना शुरू और समझने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जिसको सुनना आता है उसे ही तो बर्दाश्त करना आता है, जिसको सुनना नहीं आता। देखिए मैंने मुझसे किसी ने पूछा मेंटली हेल्दी होने की डेफिनेशन क्या है, मैं कहता हूं जो बगैर टोके सुन सकता है ना वो मेंटली हेल्दी है। तो आप अगर बगैर टोके सुन सकते हैं मेंटली हेल्दी, और अपने बच्चों को सुनना शुरू करें, जो कि वहाँ से मश्क बेहतर होती है। बच्चों को एक तो हम सुनते नहीं हैं, और दूसरा ये कि बच्चा अगर कोई हमसे बात करना चाहे, पॉलिटिकल बात करना चाहे या फिर एक अकीदे की बात करना चाहे, तो हम अपने बच्चों को भी वही फीड करते हैं जो हमारा अपना होता है। क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं है? हमें उसको न्यूट्रल रखना चाहिए। इंतहाई गैर मुनासिब है, बच्चे के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चे को राय दें। देखिए रीजनेबल किसको कहते हैं? जिसके पास रीजन होती है। आप अगर बच्चे को एक रीजन देकर बात करते हैं कि बेटा ये बात यूं है, मसलन वो कहते हैं मैंने फलां जगह जाना है, आपने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको ना भेजने की ये 2 वजूहात सही खत्म होगी। नेक्स्ट टाइम वो वजह ढूंढ के आएगा जब आपसे बात करने आएगा, उससे पता चलेगा कि बात करने से पहले वजह का होना जरूरी है, और वजह मुझे बयान करने का भी सलीका होना। इसी से अगर फैमिली में आप इख्तलाफ रखते हैं, पॉलिटिकल छोड़ते हैं, अक्सर भाभीयों में, नंदों में, इस तरह के चाची मामी ये वाला इख्तलाफ चलता है, तो माएँ जो है ना बच्चों को बचपन से फीड करती हैं कि इसके पास नहीं जाना, ये तो बड़ी डैश है, इसने मुझे साथ ये किया, इसने वो किया, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं है ना। देखिए बात फिर वही है, जब तक तरबियत आप नहीं करेंगे तब तक आप तवक्कुल, हम कर वो रहे नहीं, वो नतीजा। तो बुखारी साहब, क्या इसमें ये सारी एक्सरसाइज में ये चीज़ ऐड ऑन की जा सकती है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी इख्तियार की जाए, या उसको देखिए नजर रखी जाए कि आपका बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है? वो तो रखना चाहिए। जिन चीज़ों से बचा ना जा सके ना, उनके साथ रहना सीखना चाहिए। सही, क्योंकि हम इनसे बच नहीं सकते, कितनी पाबंदियां लगा लेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से कैसे तरबियत की जा सकती है? आजकल तो ये ज़रूरी हो चुका हुआ है, इतना गैजेट्स हर बच्चे के पास हैं, और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन वो जिस तरह की भी आ रही है वो फीड इन होती जा रही है। देखिए जिनकी तरबियत हुई है ना, मैं शायद बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उनके सामने कुछ भी रख दें, उन्होंने वही फिल्टर करके निकालने जो कि उनकी तरबियत हुई हुई है। जिनकी तरबियत नहीं हुई हुई तो वो तो फिर दुनिया के हवाले हैं। देखें, एक है कि आपका बच्चा दुनिया के हवाले है, एक है कि दुनिया आपके बच्चे के हवाले है। ठीक है, आप जब इसको बैठ कर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका एजाज़ बुखारी साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि जिस तरह से ये मुखालिफत आती जा रही है, फैमिलीज़ जो हैं वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रही हैं इन सियासी जो है वो वाबस्तगियों की बिना पे। तो बात आपकी दुरुस्त है जी कि तरबियत करें, और पहली बात ही है कि आपकी जब तरबियत हुई होगी तो आप इस तरह के मसाइल का शिकार नहीं होंगे। और अगेन बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत ये बात की कि सुने, उसको समझें और फिर उसको जो है वो एड्रेस करें।
तो सैयद इजाज़ बुखारी साहब, वंस अगेन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी। तो शहर बानो, अब हम क्या बात अब हम बात करेंगे एक बर्थडे के हवाले से। कोक स्टूडियो सीजन 9 से डेब्यू करने वाली गुलकारा मोमिना मुस्तहसन की आज 32वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आफरी आफरी आपने सुना होगा उनका गाना। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम मोमिना को बर्थडे की बेस्ट विशेस देती है। और उनके करियर के बारे में अगर हम बात करें तो मोमिना ने अपनी पहली जो गुलकारी की थी, जो गाना गाया था, वो कोक स्टूडियो के डेब्यू में ही किया था उन्होंने। और 3 गाने गाए थे। कोक स्टूडियो से कबल मोमिना ने एक फरहान सईद के साथ एक गाने में बतौर सिंगर काम किया था और परफॉर्म भी किया था राइटर के तौर पर। और मोमिना जो है बड़ी ज़्यादा आफरी आफरी गाने से बहुत फेमस हुई। बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज़ माशाल्लाह से उनकी, बहुत अच्छा गाती हैं। चलें जी, मोमिना सुनो पाकिस्तान की टीम आपको हैप्पी बर्थडे कहती है। आप जी हैं हज़ारों साल और साल में दिन हो। और मैं तो कहूँगा मोमिना आप ज़रूर बताएं हमसे रब्ता करके आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। ये गिफ्ट हमारे लिए था, ये गिफ्ट उनके लिए नहीं था। नहीं, ये सुनने वालों के लिए गिफ्ट। मैं गलत गिफ्ट ले आया। चलिए जी, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे सर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब मुल्की सियासत का जिक्र कर लेते हैं। तो एक बार फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत दीगर शहरों में जलसे करने और मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया है। इजलास के बाद अपोजिशन अलायंस के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में निकलेंगे, जलसे करेंगे। 8 सितंबर को हर सूरत और हर हाल में इस्लामाबाद में जलसा होगा। 12 सितंबर को कर्क, जबकि 22 सितंबर को लाहौर में तारीखी और बड़ा पावर शो किया जाएगा। इस मौके पर यह भी दावा किया गया है कि जी जलसे में 12 अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होगी और मिलकर जर और जोर पर लाई गई हुकूमत की छुट्टी करवाएंगे। दूसरी जानिब अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने अदलिया से मुतल्लिक मुमकिना कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। उधर अख्तर बेंगल का इस्तीफा मुल्क की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम वो अभी तक अपने फैसले पर डटे हुए हैं और इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुकी है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शर्मिला फारूकी जी, और दूसरी जानिब तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं माजिद निज़ामी साहब। तो सबसे पहले शर्मिला जी आपकी तरफ आती हूँ। हम देख रहे हैं कि अख्तर बेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया, मुल्क की सियासत में बड़ी अहमियत इख्तियार करते थे वो। उसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि जाहिद खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट नाकाम हो गई है, सियासी निज़ाम पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन के बाद भी उस तरीके की सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाया है जो हम सब जिसकी ख्वाहिशमंद थे जी। अब इशू ये है कि अपोजिशन की जानिब से एक किस्म की हठधर्मी दिखाई जा रही है और किसी भी मामलात पे वो पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल रहनुमाओं से बात करने को तैयार नहीं। उनका एक ही मंतक है और वो ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ और मेरी जमात भी समझती है कि गैर आईनी है। और एक फाल जमहूरियत के अंदर आप बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल जमातों से, और यही दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब मामला देखिए, अख्तर बेंगल साहब ऑफ कोर्स एक बहुत ही मोतबर जुबान है बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, और उनका पार्लियामान में ना होना जो है वो एक मैं समझती हूँ कि एक बड़ा नुकसान होगा बिलखुसूस बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी आवाज़ उठाते थे वो उनका पार्लियामान में होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि वो अपना इस्तीफ़ा भी वापस ले लेंगे। अब कल मौलाना साहब जब पार्लियामान में आए, उन्होंने तकरीर की, तो वो एक पॉजिटिव तकरीर थी कि जो भी हो, फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, जो भी हो, लेकिन अब ये पार्लियामान है और इस पार्लियामान को आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ये ना देखिए जी कि इस मुल्क के अंदर सियासी गैर इस्तेकामी का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, वरना मईशत बहाल नहीं होगी। मईशत बहाल नहीं होगी, लोग मज़ीद गुर्बत तले पिस जाएंगे जो ऑलरेडी पिस चुके हैं। इसीलिए जो ओनली वे फॉरवर्ड ये है कि आप डायलॉग करें,
ठीक है, इश्यूज हैं, मामलात हैं, दरीना मामलात हैं, हल होने चाहिए, बिल्कुल हल होने चाहिए। शर्मिला फारूकी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि डायलॉग की जानिब जाना चाहिए। अब ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, तो अभी आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद का साथ देंगे कि अपोजिशन के साथ मिलकर सड़कों पर वो नजर आएंगे? देखिए जी, सदर साहब की मुलाकात के बाद ही आपने मौलाना साहब में एक मुस्बत उनके रवैये में और उनकी गुफ्तगू में एक मुस्बत तब्दीली देखी है। उससे पहले तो मौलाना साहब बिल्कुल वाजे थे और उनका रुझान जो अपोजिशन की जानिब था, लेकिन अब उनका भी रुझान जो है वो डायलॉग की तरफ है। वो समझते हैं, जो कि सही बात है, क्योंकि एक मंझे हुए सियासतदान का काम यही होता है कि मामलात को संभाले ना कि बिगाड़े। और ये तो तब्दीली आई है जो कि खुशाइन बात है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी खबर है। अपोजिशन को मनाना, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ऑफकोर्स हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। सही। और ऐसे मामले के अंदर मैं समझती हूँ कि अगर वो इतनी हटकर्मी दिखाते रहेंगे तो फिर ये जमहूरियत के लिए नुकसान होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए नुकसानदेह होगा। इनको सोचना चाहिए। लेकिन मैंने पार्लियामान में भी इनको देखा है, पार्लियामान के बाहर भी देखा है, ये अपनी सियासत करते हैं। उनकी ख्वाहिशात अपनी जात से शुरू होकर अपनी जात पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल शर्मिला जी, हमारे साथ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। माई साहब, हम देख रहे हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। 3 बड़े शहरों में जलसे करने का ऐलान किया गया है। ये दावा किया गया है कि ज़र और ज़ोर पर आने वाली हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन अगर इकट्ठे होकर इस तरह से सड़कों पर आती है तो क्या वो हुकूमत को घर भेज देगी? जी बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी हालात की वजह से तकरीबन हर दौरे हुकूमत में इस तरह की एहतजाजी तहरीकें चलती हैं। हमने देखा इमरान खान के दौर में PDM बनी, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में धरने हुए, उससे पहले मुशर्रफ दौर में APDM और ARD बनी। तो अपोजिशन ने तो हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। तो अब हुकूमत का और हुकूमत में शामिल रहनुमाओं का ये काम है कि वो कितनी बेहतर अंदाज से हिकमत अमली अपनाते हैं और किस तरह से दानिशमंदी से रास्ता निकालते हैं। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन के पास खोने को कुछ नहीं होता और हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। हुकूमत ही ऑफर कर सकती है, रियासत ही ऑफर कर सकती है। अपोजिशन तो बिल्कुल बेयारो मददगार और बेबस होती है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बुनियादी मसला एतमाद साजी के फुकदान का है। अतराफ में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी बिल्कुल एक हिस्ट्री मौजूद है कि पिछले 5-7 साल में जो कुछ भी हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे मामलात में बैठने से पहले, बातचीत करने से पहले, मुज़ाकरात की तरफ आने से पहले ट्रस्ट बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। कुछ ऐसे न्यूट्रल नाम होने चाहिए कि जो सियासी गर्मा गर्मी और लफ्जी गोलाबारी से निकल कर धीमे लहजे में बात करें, दानिशमंदी से रास्ता निकालने की बात करें। उन्हीं लोगों को सामने रखेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर एक तरफ से ये बयान आएगा कि जला दो, उड़ा दो, गिरा दो, दूसरी तरफ से वो कहेंगे कि जी ये मामलात यू टर्न की तरफ जा चुके हैं, नो रिटर्न पे मामला पहुंच चुका है, तो फिर इस तरह मसला हल नहीं होगा। ये माजिद निज़ामी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि दोनों साइड से कुछ नाम ऐसे सामने आने चाहिए जो सब्र और तामुल का मुजाहरा करें और बैठकर बात करें। शर्मिला फारूकी साहिबा, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि लग ये रहा है इब्तदाई तौर पर, या बज़ाहिर ये लग रहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि कोई मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं सदर आसिफ अली जरदारी? क्योंकि सदर से बेहतर तो कोई दफ्तर हो नहीं सकता इस सारी सूरत हाल को, जो टेंस सिचुएशन है उसे डिफ्यूज़ करने के लिए। कहा कि मौलाना साहब के रवैये में एक मुस्बत तब्दीली आई है सदर जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। और सदर साहब तो मफाहमत के बादशाह हैं जी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जमहूरी अमल के ऊपर लेके गए, जहां पर वी हैड कम टू पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपको याद होगा शहीद बीबी की शहादत के बाद तो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे, लेकिन वहां पर सदर जरदारी साहब ने अपनी तकलीफ को एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और जमहूरियत के लिए और बीबी के मिशन को आगे करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और मुश्किल हालात के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब गिलानी साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया तो सदर साहब ने पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया। हमने इन हाउस चेंज करके हम राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर ले आए।
देखिए मुश्किल हालात हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। देयर इज नो अदर वे। पीपल्स पार्टी की सियासत उसूलों की सियासत होती है। हम अच्छे कामों के साथ, अच्छी लेजिस्लेशन के साथ, जमहूरियत के साथ, आवाम के मसाइल के हल के साथ, आपने शर्मिला साहब बिल्कुल सही बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पे बिलीव करती है, पार्लियामान की सियासत करती है। और जैसा भी आपने खुद ही बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत हुई है सदर आसिफ जरदारी की, उसके बाद कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है, तो ये कहिएगा कि सिर्फ बाकी अपोजिशन जमातों के लिए दरवाजा खुला है या PTI के साथ भी कोई बातचीत हो सकती है? किसी जो हमसे बात करना चाहेगा मुझसे करेंगे, लेकिन बात अपनी अना की सियासत के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इन इश्यूज़ पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए ना। और ये एक बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखिए ना, आप एक मकरूज मुल्क हैं, आप $10 बिलियन के लिए आप IMF के सामने सरनगू हैं। मतलब दिस इज़ अ नेशन ऑफ 24 करोड़ पीपल और हमारी इतनी रोबस्ट आर्मी है, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, लेकिन हम चंद बिलियन रुपए के लिए हम IMF के सामने मकरूज हैं। मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि आप मुझ समेत, मेरे 6 साल के बेटे समेत हम सब 2,80,000 रुपए के मकरूज हैं। बच्चा जो आज पैदा हो रहा है उसको ये पता नहीं है, लेकिन वो ठीक है मकरूज पैदा हो रहा है। शर्मिला जी आपसे और निज़ामी साहब आप दोनों से मेरा सवाल ये है, शर्मिला जी सबसे पहले आपसे कि जुडिशल कू की जो तैयारी की जा रही है, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? और निज़ामी साहब इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा है जजेस की तादाद बढ़ाने से और अपोजिशन को क्या नुकसान है? शर्मिला जी पहले आप और फिर निज़ामी साहब। देखिए, आई डोंट नो व्हाई वुड यू लुक एट इट एज अ जुडिशल कू। जजेस की तादाद अगर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जाती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई मूव है या नहीं है। हमसे इस बारे में अभी तक कोई हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऑफ कोर्स प्राइवेट मेंबर बिल्स डेफिनेटली आए और प्राइवेट मेंबर बिल्स ट्यूसडे वाले दिन कोई भी मेंबर जमा कर सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो अच्छी बात है। मुकदमात जल्दी चलेंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे। आपको पता है इस वक्त हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में लाखों की तादाद में लिटिगेशन फंसी हुई हैं। साल लोग इंतजार करें। मेरे 1-2 सिविल लिटिगेशन हैं जो 18 साल हो गए अभी तक हल नहीं हो पा रहे, तारीखें पे लगती हैं, जजेस नहीं होते, बेंचेस नहीं बनते, डिस्चार्ज हो जाते हैं, रोस्टर लंबा होता है। तो अगर ज्यादा जज आ जाते तो ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। Why would you look at it as a judicial coup? मतलब इसमें coup करने की क्या बात है? मतलब फारूकी साहब, ये ऑपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है, ये बिलखसूस PTI ये कहती है कि ये जुडिशल coup कर रही है। देखें, हर चीज पे सियासत करते हैं ना आप, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें। व्हाट इज प्रो ये है कि जी मुकदमात हल होंगे, मुकदमात लगेंगे, ज्यादा लोग होंगे। आप बात नहीं करते कि जी वजीर सूबे बनाए ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो। बात करते हैं ना कि जी आबादियां बढ़ती चली जा रही है। शर्मिला फारूकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बात ये है कि जी इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। माजिद निज़ामी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अपोजिशन की जमात बिलखसूस PTI कहती है कि जी जुडिशल कू कर रहे हैं ये और कोई छेड़छाड़ की जा रही है जुडिशरी के साथ। वो टाइमिंग के हवाले से सवाल उठाते हैं कि इसी वक्त क्यों ज़रूरत पड़ी जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे लगता है कि अपोजिशन का एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इन सारे मामलात को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों केसेस पेंडिंग हैं और ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन जब इसे कनेक्ट करके देखा जाता है, इसे मिला के देखा जाता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत मानने से इनकारी है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। उसकी वजह ये कि कल को हुकूमती जमातों ने भी अपोजिशन में आना है और उन्हें भी ये सारे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे पनामा केस में या गिलानी साहब के केस में अगर जमातें अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर देती तो पाकिस्तान में क्योस आ जाता। इसलिए मेरे ख्याल में रियासत के बुनियादी ढांचे को नहीं हिलाना चाहिए। आपको मखसूस नशिस्तों के फैसले से इख्तलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं रुकना चाहिए। और उसके अमल दरामद को काउंटर करने के लिए अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे तो बिल्कुल उस पर सवालिया निशान होंगे। ठीक है शर्मिला फारूकी साहब, आप जैसे माजिद निज़ामी साहब ने बात की है और अगेन अपोजिशन बिलखसूस PTI का ये मौक़िफ़ है क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, उसके बाद ये कानून साजी की जा रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो डाउट है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? और थोड़ा इस बात की भी वजाहत कीजिएगा कि जैसे आपने बोला कि जो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक कानून साजी है उसमें पीपल्स पार्टी को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया।
नहीं जी, हमें नहीं मालूम कि कौन सा किस किस्म की कोई कानून साजी ला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एज अ प्राइवेट मेंबर आई थिंक PMLN के 1-2 लोगों ने ये प्राइवेट बिल पेश किया है पार्लियामान में और फिर वो कमेटी के पास गया है। कमेटी के अंदर तमाम जमातों के लोग होते हैं, वो डिस्कस करेंगे कि आया बिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा ये पार्लियामान के अंदर आएगा, पास होता है नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन देखिए पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना, एंड एज आई सेड अर्लियर, व्हाई वुड यू लुक एट इट एज अ जुडिशियल कू? आप इसको इस तनाजुर में देखिए ना, इस पस मंजर में, जैसे आपके मोहतरम गेस्ट फरमा रहे थे कि इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। मैं भी ये कह रही हूँ, आइसोलेशन में नहीं देखें, आप इसको बड़े पस मंजर के अंदर देखें कि मुल्क के अंदर ये शिकायत है लोगों को मुझ समेत कि जी लाखों की तादाद में मुकदमात होते हैं और वो चलते नहीं है। मेरा अपना केस, एक जमीन का लिटिगेशन चल रही है, 18 साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब चलाते थे, मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए 3 साल हो गया, अब मैं चला रही हूँ। आई एम द वन, पता नहीं मेरी जिंदगी के अंदर भी वो हल होगा कि नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहबा, अभी आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि आपका अपना केस 18 साल से है, तो पीपल्स पार्टी तो कई बार इक़्तिदार में रही, गालिबन इन 18 सालों में तो कई बार मौका ऐसा बना होगा कि कोई कानून साजी ऐसी कर ली जाए कि जिसमें खुद जो जमात के मतलब प्रिविलेज क्लास समझा जाता है, जो हमारे मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, कम अज़ कम उनके केसेस तो हल हों। देखिए बिल्कुल, बट अगेन इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से होती है। पीपल्स पार्टी के पास कभी भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही है, और अगर रही भी है तो फिर वो कोलिशन के अंदर रही है। कभी PMLN मानते नहीं थे, कभी कुछ नहीं मानते थे। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, बट अगेन डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हम तो ये भी चाहते थे कि नैप को खत्म करके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, लेकिन PMLN नहीं मानी उस दौर में। हमारे पास तो अच्छे से अच्छे वक्त के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही ना। अगर हम एक सिंगल जमात होते और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी, शायद हम बहुत अच्छे काम कर लेते। ठीक है, लेकिन जब आप कोलिशन पार्टनर के साथ होते तो आपको उनकी भी सुननी पड़ती है। जी ठीक है, एक और अहम टॉपिक है, एक और अहम नुक्ता है, मैं चाहती हूँ उस पर भी आपकी नज़र हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम खुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान शदीद महाजराई देखने में मिल रही है हमें। गवर्नर ने वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है, साथ ही PTI KP में भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना चाहिए, और क्या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोई तहरीक आ सकती है? शर्मिला फारूकी साहबा और निज़ामी साहब। जी सॉरी, निज़ामी साहब से आपने सवाल किया। निज़ामी साहब, चले निज़ामी साहब सुन रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये मामला बिल्कुल सियासी सूरत हाल से लिंक इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि अली अमीन गंडापुर एक शोला बयां मुकर्रर के तौर पे सामने आए हैं, तो इसलिए हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही शख्स को गवर्नर के मनसब पे फाइज किया गया कि जो उन्हें बराबर से जवाब दे सके और सूबे की सिचुएशन को संभाल सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस सारे मामले के अंदर एतमाद का वोट लेना या वो सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती हैं। उसकी वजह यह है कि असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है या स्कोर कार्ड है, वो हमें ये बताता है कि वहां पर अपोजिशन ना होने के बराबर है। लेकिन चूंकि वो एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है, तो वफाक की जानिब से उन्हें डेफिनेटली सियासी बयानात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक टफ टाइम दिया जाता है। और ये पाकिस्तान की सियासत का एक मामूल है कि जहां पर दो हरीफ जमातें हों, अपोजिशन जमातें हों, तो वहां पर सियासी बयानबाजी में कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाता। तो मैं तो इसे उसी सिलसिले की एक कड़ी समझता हूँ, क्योंकि अगर असम्बली के नंबर्स को हम देखें या वहां पर मौजूद असम्बली के अरकान की कमिटमेंट को या उनके नजरिए को देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि वहां पर JUI या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई इतनी बड़ी तहरीक या ग्रुपिंग मौजूद है कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ में बगावत हो जाए। तो मैं तो इसे मामूल की सियासी बयानबाजी की एक कड़ी समझता हूँ। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बानी PTI जो बयान दे रहे हैं, जब भी सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, उन्हें ये खदशा है कि उनका अब मामला जो केस है 9 मई से मुतल्लिक वो मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो हिरासत में है, और मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि चूँकि वो रिटायरमेंट के बाद भी मुदाखलत करते रहे हैं सिविल मामलात में, तो उस हवाले से वो वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी चूँकि जमहूरियत पर यकीन रखती है, जमहूरी सियासत पर यकीन रखती है, तो अगर साबिक वज़ीर आज़म है बानी PTI, तो अगर उनका मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए जी, सिविलियन अगर किसी फौजी तंजीबात पे हमला करेगा तो उसका तो फिर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा ना, इसमें क्या मसला है। और फौज अपनी है ना, कोई इंडिया की फौज के हवाले तो नहीं करे, इसमें खदशे की क्या बात है। अगर आपके हाथ साफ है
और आपने कुछ नहीं किया तो आपको आपका ट्रायल कहीं भी हो, आपको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं, आई कैन प्लीड माई केस देयर, बट इफ यू आर गिल्टी तो फिर आप घबराएंगे, डरेंगे कि मेरा मुकदमा यहाँ ना ले जाए, वहाँ ना ले जाए, फलाना। हमने जी बड़े बड़े मुकदमा फेस किए हैं, नैब को फेस किया है, तो जरदारी साहब जो है मुल्क छोड़ के नहीं गए, 11.5 साल जेल में रहे, फेस किया मुकदमा को, बाइज्जत बरी हुए। तो ये मैं समझती हूँ कि ये डर खौफ आई डोंट नो क्यों होना तो नहीं चाहिए। शर्मिला जी, अब अभी जाते जाते एक कमेंट आप दे दीजिएगा। बानी पीटीआई कहते हैं कि अगले 2 महीने ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर पीटीआई का राज होगा। आप समझते हैं कैसा हो सूरत हाल देख रही हैं आप? देखिए बात ये है कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, हुकूमत 2 महीने की, 3 महीने बाद ख़त्म फलां, कभी ये कहते हैं सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, फिर ये कहते हैं कि जी सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारा मिलिट्री ट्रायल होगा। इनमें खुद बहुत कंफ्यूजन है और ये इस किस्म के फीलर्स छोड़ते हैं अवाम में मजीद कंफ्यूजन फैलाने के लिए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आप नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का। सियासी गैर-इस्तेकामी फैलाने के अंदर आप अपना जो ये एक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं, ये कौम देख रही है और ये कौम माफ नहीं करेगी। सही। निज़ामी साहब, इसी पर आपका कमेंट? जी बिल्कुल, अपोजिशन की जमात का काम अपने कारकुनान को एक्टिव रखना होता है, तहर्रुक में रखना होता है, तो इसलिए वो इस तरह के बयानात देते हैं कारकुनान की उम्मीदें ना टूटें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मामला इस थ्योरी पे बेस करता है कि उनके ख्याल में जब अदलिया में तब्दीली होगी तो उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए हो सकता है कि हल्कों में धांधली के हवाले से कुछ ऐसे फैसले आए कि जिससे हुकूमत की मौजूदगी पे सवालिया निशान पैदा हो। तो ये एक वो पूरी थ्योरी है जिसकी बेस पे वो ये सारे दावे कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन पाते हैं, अगर बन पाते हैं तो उनमें से क्या फैसले आएंगे, क्या वो पीटीआई के हक में होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब। और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहब, उन्होंने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तो अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। बिल्कुल जी। नाज़रीन, डे केयर सेंटर वालिदैन के लिए एक अहम सहूलत है जो बच्चों की देखभाल और इब्तदाई तालीम के लिए एक महफूज और फ्रेंडली माहौल फराहम करता है। ऐसे वालिदैन जो नौकरी पेशा हैं या अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होते हैं, वो अपने बच्चों को एतमाद के साथ डे केयर सेंटर में छोड़ सकते हैं। डे केयर सेंटर कैसे काम करते हैं और बच्चे यहाँ कितने महफूज होते हैं, इस हवाले से जानेंगे। बिल्कुल जी, रुबीना यूसुफ वहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं किस तरह के इंतजाम होते हैं वहाँ पर, किस तरह बच्चों को ट्रीट किया जाता है। आइए देख लेते हैं। वर्किंग वुमेन को अपनी फैमिली की देखभाल के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन रखना पड़ता है। इस दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बच्चों की परवरिश उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक डे केयर सेंटर में, जहां पर ख़वातीन अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जॉब पर जा सकती हैं। तो आइए इस सेंटर का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किन एक्टिविटीज़ में बच्चों को मसरूफ़ रखा जाता है। डे केयर सेंटर किड्स टाउन की ओनर महक असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये इनिशिएटिव लेने का मकसद क्या था, किससे इंस्पायर हुई और फिर बच्चों की डेवलपमेंट कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बच्चों की डेवलपमेंट की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव कैसे लिया, क्या माइंड में आया, किससे इंस्पायर हुई? जी जी बिल्कुल, बेसिकली ये हमने शुरू किया था कोविड का जो लॉकडाउन था, जब वो ख़त्म हुआ तो मेरा अपना बेटा जो है उस वक्त 3 साल का था और हमें उसमें सोशल ऑकवर्डनेस बहुत नज़र आ रही थी। लोगों से शाय होता था, किसी से बात नहीं करता था। स्कूल भी शट डाउन थे, लॉकडाउन था, आप किसी से मिलते नहीं थे। उसका बच्चों के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की मुख्तलिफ डे केयर्स के ऊपर, और पाकिस्तान में अभी उतना कॉन्सेप्ट नहीं है डे केयर्स का, और जो हैं वहाँ पे हाइजीन लेवल और बच्चों की डेवलपमेंट पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि वाई नॉट जस्ट डू इट आवरसेल्व्स, और हमने फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना शुरू किया। और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस था वो हमारा अपना बेटा था कि ऐसी जगह हो जहाँ पे हम उसको भी छोड़ सकें,
और उसके लिए भी खुश रह सकें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड ऑफ माउथ से ऐसे बिल्ड होता गया कि माशाल्लाह अब आपके सामने है। ज़बरदस्त। कितना अर्सा हो गया इस डे केयर सेंटर? इसको माशाल्लाह अभी फॉर्मली चलते हुए तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए हैं। सबसे पहले जब आपने बनाया था तो कितने बच्चे आपके यहाँ पर आ गए? बेसिकली शुरू ऑर्गेनिकली ग्रोथ इसकी हुई है। जब ये हमारा बेटा था फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के बच्चे आना शुरू हुए, उनसे और लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 मंथ्स में ही हम अपनी जो स्ट्रेंथ थी 25-30 बच्चों पे पहुंच गए थे और उसके बाद फिर वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता गया। लेकिन अभी भी हम इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हैं, हम एक लिमिटेड स्ट्रेंथ रखते हैं क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे रखते हैं आप फिर उन पर काम नहीं कर सकते। तो ये बताइएगा किस एज ग्रुप के बच्चे आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास आते हैं 6 मंथ्स से लेके 6 ईयर्स तक। 6 मंथ्स 1 ईयर ओल्ड वो ज़रा 6 मंथ्स के बच्चे तो ज़रा फीडिंग पर तो नहीं होते, वो कैसे मैनेज करते हैं? उनकी फिर उनकी मदर्स जो है हमें बॉटल्स प्रोवाइड करती हैं, उनका पूरा एक नर्सिंग चार्ट होता है, उनकी लेदर से एक नर्स होती है जो उनको डील करती है। वो जनरली वर्किंग मदर्स के बच्चे होते हैं क्योंकि उनको वापस ज्वाइन करना होता है और उनको छोड़ना होता है। वैसे घरों पर रहकर आप ये एक्टिविटीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते, हर एक बंदा है आज का, मतलब लाहौर में तो घर भी बहुत कंजस्टेड से हैं, तो ये जो डे केयर सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त है। देखें, डे केयर सेंटर आपको मल्टीपल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। एक तो वो आपके बच्चे की मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ में आपको हेल्प कर रहा है, फिर वो आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें आपका बच्चा और बच्चों से इंटरैक्ट कर रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके घरों में कितने बच्चे होते हैं आजकल? तो कज़न्स भी नहीं होते, हार्डली 1 या 2 बच्चा होगा। बच्चा बहुत अकेला होता है, अकेला होता है। अक्सर हम जाए ना अपने वो रिलेटिव्स के घर तो बच्चा आके सलाम नहीं कर रहा, सलाम नहीं करता है वो और अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता है। और आप अगर देखेंगे तो ये अभी स्टडीज़ में आ रहा है कि 70-80% बच्चे जो हैं वो लेट बोलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कितने टीचर्स हैं जो बच्चों पर काम करती हैं? हमारा रेशो होता है 5 बच्चों के साथ 1 टीचर होती है, तो जितने बच्चे उस वक्त होंगे उस हिसाब से स्टाफ ऐड होता जाएगा। उस टीचर को असिस्टेंस होती है एक नैनी की, जो आपको खाना खिलाने में मदद करती है या बच्चे का पैम्पर चेंज। यस, ये भी सवाल था कि जो एक फूड है वो आप लोग खुद से बनाते हैं या मदर्स आपको लंच नहीं, बॉक्स? हमें हमारी तरफ से एक डिटेल जाती है डिपेंडिंग ऑन कि वो बच्चा कितने घंटे हमारे पास रहेगा। कि अगर आपका बच्चा 6 घंटे हमारे पास है तो हमें एक फुल मील चाहिए, हमें 3 स्नैक्स चाहिए, हमें एक जूस बॉटल चाहिए, एक वाटर बॉटल चाहिए, मिल्क चाहिए, क्योंकि बच्चा 1-1.5 घंटे के बाद थक जाता है, फिर हमें उसको कुछ देना होता है। और अगर हम उसको कुछ नहीं देंगे तो फिर उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो हम उनको फिर उस हिसाब से, और हम इनकरेज करते हैं कि आप बच्चों को जंक फूड मत दें, हेल्दी ऑप्शंस दें। और हम इनकी फिर जब ये बैठते हैं इनको फिर हम कोशिश करते हैं कि बेटे आप खुद खाओ, उससे बच्चे में एक इंडिपेंडेंस बिल्ड होती है। अपना खाना शेयर करो, उससे उनको ख्याल आता है अच्छा मैं नई चीज़ें ट्राई करूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास शुरू में आते थे तो माएँ कहती थी मेरा बच्चा बड़ा पिकी ईटर है जी, ये 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं खाता। अब माशाल्लाह वो जब सारे बच्चों में रहता है तो हम उनकी मदर को वापसी में बता रहे होते कि आज आपके बच्चे ने ये भी ट्राई किया। ओके, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज़ पर भी बात की जाती है और डेवलपमेंट पर भी काम किया जाता है। हर 5 बच्चों को एक टीचर लुक आफ्टर करता है, उनको देखता है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बच्चों के डिफरेंट यहाँ पर बहुत अच्छी फन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें मसरूफ़ रखा जाता है। और यहाँ पर एक इनका प्रेयर रूम भी है और यहाँ पर स्लाइड्स हैं, टेबल्स हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए है। और जो मदर्स हैं अपने काम पर जाना चाहती हैं और अपने काम को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहती हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकती हैं ताकि उनका बच्चा है वो बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करे, अपने फ्रेंड्स बनाए, उसके साथ रहे। और जो मदर्स हैं वो अपने काम को इफ़ेक्ट किए बगैर अपनी जॉब पर ध्यान दे सकती हैं। डे केयर सेंटर की एक्टिविटी रूम में हम मौजूद हैं और बच्चे मेरे पास हैं। यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने अभी तक क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू? I'm good. व्हाट्स योर नेम? Shavali. Shavali. Who's your best friend at daycare center? Sazan. Sazan, where is he? There. Oh, hey. How are you? I'm fine. आप शाहवली को अपना दोस्त मानते हैं? शाहवली बड़े होकर क्या बनना चाहता है?
Fighter pilot. Fighter pilot. Wow. What's your name? Shazam. Shazin. What's your fun activity in daycare center? It's drawing. Oh, drawing. कितनी जबरदस्त शाज़ेन ने ड्राइंग बनाई है। आप एक दिन में कितनी ड्राइंग बनाते हैं? A lot of it. drawing. So, who is your best friend? It's Jaffer. ओके यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है बच्चों का, जो कि इनको सिखाया जाता है। जो बच्चे हैं जो घर पर बैठे मोबाइल्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ करते हैं। उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत इन्हांस हो जाती हैं, उनके आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और यहाँ पर वो सब जो कलर्स के नाम सीखेंगे, फिर उसके बाद इन बीड्स को इसमें धागे में भी डाल सकते हैं। सो देयर आर लाइक सो मैनी एक्टिविटीज़ जो आप घर पर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। डे केयर सेंटर के सॉफ्ट एरिया में हम मौजूद हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त प्ले एरिया है। यहाँ पर हर कलर की बॉल्स मौजूद हैं, जो कि बच्चे भी याद कर सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, और अगर आपको हम बॉल्स दिखा सकें तो बच्चों की पेंटिंग भी लगी हुई है, जो कितने छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ये सॉफ्ट प्ले एरिया वाकई बहुत सॉफ्ट है, ग्रास बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पर बच्चों को चोट नहीं लग सकती। अगर वो एक दूसरे के पीछे भाग भी रहे हैं तो वो चोट नहीं लगेगी, बल्कि उनकी रनिंग होगी। किड्स लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों को किस तरह की बुक्स जो है कि जो कि पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स हैं, जिसमें इनके जो नेम्स हैं वो लेबल हैं पिक्चर के साथ, कि अगर कोई लेमन है, लेमन, अभी से हैन एंड हॉर्स, शिप, और बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूँ तो इस बुक्स में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बच्चों को पसंद होते हैं वो फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, और साथ में हर चीज़ का नाम भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर बच्चों को सिखाया भी जा रहा है। सिखाने के अलावा भी हमने आपको दिखाया कि फ़न एक्टिविटी भी थी, और सॉफ्ट प्ले ग्राउंड भी था, सॉफ्ट प्ले एरिया। सो दीज आर द वंडरफुल एक्टिविटीज़ ऑफ डे केयर सेंटर। तो जी ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से डे केयर सेंटर्स में बच्चों का ख्याल रखा जाता है और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। तो लिहाजा वो ख़वातीन जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करती हैं, जब वो जाएं तो डे केयर की सहूलत है जो इससे वो फ़ायदा उठा ले सकती हैं, और बड़ी अच्छी सहूलत है। पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के मामलात में थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे भी स्टार्ट में बड़ा मसला हुआ था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी अपनी बेटी के बाद, तो ख्वाहिश होती थी कि कोई अच्छा सा डे केयर हो, वहाँ पर आप दे कर आएँ अगर आपने जॉब करनी है, तो जहाँ पर आपको कैमरा एक्सेस भी हो और आपको टेंशन ना हो। तो इस तरह की सहूलियात मज़ीद होनी चाहिए, मज़ीद बढ़नी चाहिए, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो मदर्स जो काम करती हैं वहाँ पर उनके लिए एक डे केयर बनानी चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। तो अमेरिका के सदारती इलेक्शन में एक माह बाकी है, इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। हर गुजरते दिन के साथ गहमा गहमी उरूज पर है, उसमें इजाफा हो रहा है, और वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में इस वक्त हम सोच रहे हैं कि अमेरिकी इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, और सारी नज़रें वहीं पर लगी हुई हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सदर जो बाइडन भी अपनी पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत में मैदान में आ गए, भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार शिकस्त देंगे। और इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन चुके हैं। टॉम स्वाज़ी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया है और नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अब्दुर्रहमान खान साहब। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से? वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, अभी जो अमरीकी इंतखाबात हैं और जो अमरीकी सियासी माहौल है, जिस तरह से उसमें तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे, और बिलखसूस जो पाकिस्तान कॉकस के सरबराह चेंज हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। जैसे अभी इंट्रो में आपने बताया है, एक नेक टू नेक फाइट है। एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक फ़िक्रा है, परसेप्शन इज़ बिगर दैन द रियलिटी, और एक मीडिएटेड रियलिटी है और एक एक्चुअल रियलिटी है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
ट्रंप की अगर बात की जाए तो ट्रंप कभी भी अमेरिकन मीडिया के फेवरेट नहीं रहे, उनके ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। और डीप स्टेट की कैंडिडेट कैमला हैरिस हैं, ट्रंप नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में ट्रेंड्स को देखें, ये इलेक्शन का साल है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रहा है। एंटी स्टेट, एंटी स्टेटस को जो फोर्सेस हैं वो कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो परसेप्शन है वो कैमला हैरिस के हक में बिल्ड की जा रही है। कैमला को कुछ एडवांटेजेस हैं, उनके पास कई कार्ड हैं और ये हो सकता है कि ये बड़ा एक तासुब पर मबनी तज्जिया लगे, लेकिन उनके सियासी मुखालिफिन उनके बारे में ये कहते हैं कि उनके पास सबसे पहला कार्ड विमेन कार्ड है, दूसरा कार्ड उनके पास ब्लैक कम्युनिटी का कार्ड है, तीसरा कार्ड उनके पास इमिग्रेंट्स का है, तारिकीन वतन का कार्ड है, चौथा कार्ड उनके पास सोशल इश्यूज के ऊपर जो सिविल सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करती रही हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वो अपने आप को एक लिबरल के तौर पर पेंट करती हैं। मगर इस सब के बावजूद ट्रंप की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसने हमेशा अमेरिकन मीडिया को गलत साबित किया और हमेशा जो सर्वेज हैं, पोल्स हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं हिलरी क्लिंटन के साथ। हिलरी क्लिंटन ज़्यादा डायनेमिक थी, बिल क्लिंटन खुद 2 मरतबा प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, उस सब के बावजूद वो ट्रंप को शिकस्त नहीं दे सकी, इतनी करिश्मेटिक शख्सियत होने के बावजूद। इनका जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है महंगाई। 4 साल वो नायब सदर के तौर पर रही हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकी, वो जंगों को ख़त्म नहीं कर सकी। इस इलेक्शन में एक चीज़ टर्निंग पॉइंट बन सकती है और वो गजा जंग बंदी का मुआहिदा है। सही, अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो इसका फायदा कैमला हैरिस को होगा। बाइडन साहब की लेगेसी बड़े अच्छे इख्तिताम पर हो जाएगी। अगरचे 40,000 से जायद बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम हुआ है और इंसानियत की तौहीन और तजलील इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जो कुछ गजा में हुआ। मगर अगर ये मुआहिदा ना हो सका, सीज फायर ना हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कैमला हैरिस को और बाइडन को होगा। उसकी रीजन ये। लेकिन अब्दुलरहमान, अभी आपने जो बात की कि ठीक है अगर मुआहिदा हो जाता है गजा में, उसका फायदा यकीनन डेमोक्रेट्स को हो सकता है, लेकिन जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये बात भी तो उठा सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंची तब भी तो डेमोक्रेट्स ही इक़्तिदार में थे और वहाँ पर जो वीटो करते रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। जी अच्छा, ये यहाँ पे जब इसराइल की बात आती है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही सांस के अंदर पहला फिक्रा ये कहते हैं कि हम इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करते हैं और अगले ही लम्हे साथ ये कहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए, अमन मुआहिदा होना चाहिए। भाई इसराइल जो तबाही मचा रहा है, जो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, वो कर ही दिफा के नाम पे रहा है, उसको दिफा कह रहे हैं दहशतगर्दी को, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ट्रंप ने, हमने देखा कि अफगानिस्तान से इनखला का मामला हो, नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात की बात हो, पुतिन के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात की बात हो, अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब ज़रा इलेक्शन के लोकल सिनेरियो में, टेम्परामेंट में आ जाएं कि मुकामी तौर पे अब हो क्या रहा है। सही हो ये रहा है कि अमेरिकन हिस्ट्री ये बताती है कि बड़ी एकेडमिक डिबेट्स होती हैं, बड़े मैनिफेस्टो डिस्कस होता है, मगर इस मरतबा अमेरिकन इलेक्शन के अंदर एक तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है गुफ्तगू के मयार में। बिल्कुल पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, नस्ल परस्ती को टारगेट किया जा रहा है। कैमला हैरिस ने भी CNN को एक इंटरव्यू दिया अपने पार्टनर के साथ जो कि वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो इसके ऊपर भी उनको तनकीद की गई कि एक खातून इस काबिल नहीं है कि वो अकेली जाकर मीडिया को अपना केस पेश कर सके, तो वो एक मर्द का सहारा ले लिए, यानी कि बेबी सिस्टर तक की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया। और ट्रंप तो सवाल उठा रहे हैं कि आप अभी अभी ब्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन किया आपने, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इसके साथ अमेरिकन फौज को भी पहली मर्तबा पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा जा रहा है। कैमला हैरिस ने जो पार्टी कन्वेंशन हुआ उसके अंदर ये कहा कि ये अगर ट्रंप साहब आ गए तो ये अमरीकी फौज को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये अगर आगे तो कैपिटल हिल के अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं मुकदमे में, ये उनको रिहा कर देंगे, तो ये कानून को इस्तेमाल करेंगे सियासी मुखालिफिन को फिक्स करने के लिए। ये सोच और ये अप्रोच है। एक और सवाल मेरा, जी, क्या बात पूरी कर लें।
सवाल ये कि टॉम स्वाज़ी जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कॉकस पाकिस्तान के सरबराह बन चुके हैं, ये है क्या कॉकस? और वो पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है कि कॉकस बुनियादी तौर पर ऐसे सियासतदानों के ग्रुप को कहा जाता है जो किसी भी अहम ख्याल सोच के साथ एक ख़ास मकसद के लिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर हिमायत करते हैं। ये जो पाकिस्तान कॉकस है, ये बुनियादी तौर पर शीला जैक्सन वो फौत हो गई हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और वो इसकी साबिक चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही थी। अब ये नए साहब आए हैं, लेकिन शीला जैक्सन के बारे में मैं पहले बताता चलूँ कि इनको हिलाल इम्तियाज़ मिला, पाकिस्तान में सैलाब आए, जल्जला आए, कई मरतबा इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर इनकी जो सोशल खिदमात हैं, इसका जो मकसद था बनाने का इस फोरम को, उस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर थी, मुआशी क्राइसिस को हल करना था, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने थे, समाजी ताल्लुकात बढ़ाने थे, जो समाजी इंसाफ था उसके लिए मुश्तरका तौर पे एफर्ट्स करनी थी, अमेरिका और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज बनना था। तो और ये पहली ब्लैक कम्युनिटी से कांग्रेस की रुकन भी थी, ये इनका एजाज़ था। अब जो टॉम स्वाज़ी आए हैं, ये बुनियादी तौर पे ये भी डेमोक्रेट्स, और ये न्यूयॉर्क से इलेक्ट होकर आए हैं, और ये भी बाई इलेक्शन से भी रिसेंटली जीते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है। 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा रोल है। ये 3 मरतबा अमेरिकन कांग्रेस के रुकन रह चुके हैं और अभी भी नुमाइंदे हैं, और इनका डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज के अंदर बड़ा एक अहम रोल है। और इनका आना, पाकिस्तान का दौरा करना, ये बड़ा क्रिटिकल है। हमें IMF से इस टाइम पैकेज चाहिए, अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर अमेरिकन की रिजर्वेशन है, हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें तवानाई के बहरान का सामना है। इसी तरह CPEC के हवाले से अमेरिकन गाए बगाहे कुछ ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कि किसी तरीके से स्लो हो जाए, कंफ्यूजन आ जाए। अभी जैसे अभी पाकिस्तानी कॉकस की आप बात करें, इसे एक्सप्लेन करें, तो ये भी बता दीजिएगा कि क्या सिर्फ ये नैरेटिव बिल्डिंग तक ही मुहित है, या फिर ये कोई फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं, कोई बाइंडिंग डिसीजन भी होता है इनका? नहीं, बेसिकली इनका काम ये होता है, ये एक तरह के लॉबिस्ट होते हैं। सही। ये आपके हक में फिजा कायम करते हैं। अभी आपने देखा है कि अमेरिकन कांग्रेस में इमरान खान साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के हक में करारदादें आ रही, तो ये लॉबिंग करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के फोरम्स काम करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई तनकीद करे तो वहाँ बैठ के आपको डिफेंड भी करते हैं, आपका मुकदमा दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो आपको सुपर पावर के सुपर प्लेटफॉर्म पे इनकी बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इस वक्त इसको इलेक्शन के सिनेरियो के अंदर देखें तो आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और अमेरिकन पॉलिटिक्स में बड़ी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, और वो ये है कि फौज को घसीटा जा रहा है। ट्रम्प साहब कब्रिस्तानों में जा रहे हैं, साबिक फौजियों की कब्रों पे फूल रख रहे हैं। अच्छा। और वो उसको कह रहे हैं, कैमिला वहाँ पे तनकीद कर रही हैं कि भाई ये जो साहब हैं ये तकद्दुस पामाल कर रहे हैं और ये अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। और 2 मुकदमात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बानी पीटीआई से मिलाया जा रहा है। जी, 2 मुकदमात बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने पाकिस्तानी सियासत के अंदर गानों का रिवाज सुना है? जी, कल एक मुकदमे में फैसला आया है ट्रम्प साहब के अगेंस्ट, और गाना आ गया, होल्ड ऑन आई एम कमिंग, रुको मैं आ रहा हूँ। तो इस गाने के ऊपर इस्तेमाल करने के ऊपर अमेरिकी अदालत ने पाबंदी लगा दी है कि आप रिपब्लिकन पार्टी जलसे से पहले और जलसे के बाद ये गाना आप नहीं चला सकते। अब्दुर्रहमान, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी, माजरत। बड़ी अच्छी बात चल रही थी, और अभी चूंकि इंतखाबात का माहौल सरगर्म है तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में मजीद जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और जी अमेरिकी इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की। तो आप प्रोग्राम में शर्मानो आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम की बात। बिल्कुल जी, साइबर क्राइम की बात करते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि गलत इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसको रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं, फायरवॉल के ज़रिए इसे कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है। मगर दूसरी जानिब FIA के साइबर क्राइम विंग की मायूस कुन कारकर्दगी सामने है, ये बल्कि तशवीशनाक कारकर्दगी कहा जाता है। कौमी असम्बली में साइबर क्राइम से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया गया कि FIA साइबर क्राइम को 3 साल में 3,86,602 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें अब तक साइबर क्राइम विंग की जानिब से सिर्फ 178 मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाई गई है।
सज़ाओं की मजमूई शरह 0.0% बताई जा रही है। 2021 में 1,15,000 से ज़ायद ये केसेस थे जिनकी दरख्वास्त मौसूल हुई थी और इंक्वायरी के बाद 1,237 मुकदमात दर्ज हुए। अब सिर्फ 38 मुल्ज़िमान जो हैं वो कानून के कटहरे में आ चुके हैं, जबकि 88 अफराद नाकिस तफ्तीश पर बरी हो चुके हुए हैं। और इसी तरह साल 2022 में भी 1,36,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 14,380 की इंक्वायरी की गई, जिनमें से सिर्फ 48 मुल्ज़िमान को सज़ाएं मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 1,34,710 दरख्वास्तें साइबर क्राइम विंग को मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 92 मुल्ज़िमान को ही सजाएं दिलवाई। जी बिल्कुल, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल DG FIA अमार जाफरी साहब। अमार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 3 लाख से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं, सिर्फ 178 मुल्ज़िमान को सजाएं हो सकी हैं, ये कितनी तशवीशनाक बात है? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में लेने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी देखिए, चूंकि नज़र से FIA आ रहा है तो फिक्र भी उसी को ब्लेम कर रही हैं, लेकिन मैं एक और आपके सामने सिनेरियो पेश करूंगा। FIA के निज़ाम को समझने की कोशिश करें। पीका ऑर्डिनेंस के मुताबिक सबसे पहले एक दरख्वास्त जाती है FIA के पास कि जी मेरे साथ ये साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है। उस दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, जिसके अंदर एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है उसके, ठीक है। उसके बाद वो एक रजिस्टर होती है, अब ये रजिस्टर्ड इंक्वायरी है। इंक्वायरी का केस में कन्वर्ट होना एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस हैं, एविडेंसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। वंस केस रजिस्टर्ड कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट का डोमेन शुरू हो गया, सही, ठीक है जी। अब कोर्ट जो फैसला करेगी वो हो जाएगा। वहाँ प्रोसिक्यूशन आती है कि जो एविडेंसेस जमा हुए उसकी बुनियाद के ऊपर FIA की जो मुतल्लिका प्रोसिक्यूशन के लोग हैं उन्होंने क्या एविडेंस पे किया, क्या किया। अच्छा, अपरेंटली जो आप फिगर दे रहे हैं वो यही नज़र आती हैं कि जी FIA काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक और रुख भी है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। मैं किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बात ज़रूरी समझ लीजिए मेरे इस बात सुनने वाले। हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर 3 तरह के साइबर क्राइम के केसेस जा रहे हैं, मोटे, बाकी छोटे मोटे काफ़ी होंगे। एक है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के हमारे, ठीक है जी। एक है हरासमेंट के, ठीक है जी। और एक हैं ये जो अपने ब्लॉकमेल के या इस तरह के जो केसेस आते हैं उसके मुताबिक आते हैं। मैं पहले 2 की बात करूँ। उसके अंदर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह के अंदर 18 साल से लेकर 24-25 साल तक के जो बच्चे हैं जिनको पैसे मिलने चाहिए उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। अच्छा, अब वो फिगर में तो आ गया कि उस बंदे ने जब रजिस्टर किया तो वो वेबसाइट पे आ गया, रजिस्टर हो गया। अब दूसरे केस के अंदर जो हरासमेंट है वो खवातीन के हवाले से होती है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो मुद्दई होता है, जो केस लेके जाता है कोर्ट के अंदर, वो मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस के अंदर कंप्रोमाइज कर लेता है दूसरी पार्टी के साथ। उसकी सोशल वजूहात, हमारे यहाँ बच्चे तो कंपनसेट करके कर लेते हैं, वो उन्हें कहते हैं यार छोड़ो ये पैसे दो, जान छोड़ो। हमारे साहब एक AI का ज़माना है और हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की अगर किसी ने किसी से बदला लेना है तो गैर मुनासिब तस्वीरें बनाकर या वीडियोस बनाकर, डीप फेक जिसे कहा जाता है, वो सामने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है और किसी की ज़िंदगी पर भी आप सवाल उठा सकते हैं, किसी की इज्जत पर भी। तो ऐसे में जब आप कांटेक्ट करते हैं साइबर क्राइम विंग से तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले इन लोगों की दरख्वास्त सुनी जाती है या फिर सुनी नहीं जाती? और कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली मिलकर कहा कि हमने मैं आप सुन लीजिए, हमने कांटेक्ट किया साइबर क्राइम विंग से, उन्होंने आगे से जवाब भी दिया लेकिन उन्होंने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अच्छा, अब जरा ये तो आपका वर्शन है ना, मैं कोई FIA का वर्शन नहीं पेश कर रहा, मैं रिटायर्ड अफसर हूँ, आप उनसे ले लाइन के ऊपर उनके मीडिया पर्सन को जवाब दे देंगे आपको। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं इन तमाम चीज़ों पे प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काफ़ी साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इशूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। होता ये है कि हमारे यहाँ 3 जगह फॉल्ट लाइन्स हैं। एक फॉल्ट लाइन है हमारे जुडिशल सिस्टम के, उसके अंदर इतनी डिले हो जाती है, वो यानी कि अदालत में केस जाने से लेकर उसके फैसले तक। अभी मैं 2-4 यूज़ केस से पढ़ रहा था, 10 साल के बाद बुलाया गया FIA के अफसर को गवाही देने के लिए। अब मुझे बताएं, उस पोस्ट पे 10 साल तो कोई रह सकता, तो जो आया गवाही देने के लिए उसके पास तो वैसे ही मसला होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात की जो हरासमेंट्स के केसेस हैं खवातीन के, उसमें जब वो कॉल करती हैं तो आप यकीन करें उनका ऑटोमेटेड सिस्टम है, उनकी वेबसाइट है, उनके टोल फ्री नंबर्स हैं, उसके ऊपर आप करें। और उसमें मैं एक अच्छी बात यह है कि FIA ने रिसेंटली काफ़ी खवातीन भर्ती की हैं,
वो खवातीन कोशिश करते हैं कि वो खवातीन को खवातीन डील करें। अच्छा, होता क्या है कि जब इंक्वायरी रजिस्टर हो जाती है, बात शुरू होती है, तो दूसरी पार्टी है वो जाता है नेचुरल, उनको पता भी सजा हो जाएगी हमें, तो वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, सोशल प्रेशर, ये वो कि यार कंप्रोमाइज़ कर लो। तो ये दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं, चाहे वो खवातीन की हरासमेंट के और दूसरे जो बच्चों के हरासमेंट के केस होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है। अच्छा अमार जाफरी साहब, अभी कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो उसके बाद केसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड केसेस की, कि जब उनकी तादाद ज़्यादा है तो कन्विक्शन उस एतबार से नहीं है, तो आप ये कहते हैं कि ये अदालती निज़ाम का मसला है? दिस इज वन ऑफ द रीजन, नॉट ओनली रीजन। उसमें मैंने कहा ना कई फॉल्ट लाइन्स हैं। एक जो मेन है ना बेसिकली वो ये है कि कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और उसकी दो वजूहत, एक तो सोशल प्रेशर है, बच्ची अगर उसका केस 5 साल लटक गया, उसकी शादी होनी है, मसले हो गए हैं, छोड़ो भाई कंप्रोमाइज के साइड को, तो जिसने ज्यादती किया वो कहता है जितने पैसे ले लें, वो लोगों को बीच में डाल दिया और वो बात चल गई, तो जो सोशल प्रेशर कहते हैं। तो बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी, अदालती निज़ाम के अंदर वो सबको पता है कि डिलेज होती हैं, उनका जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसका अपना एक वर्जन है कि जजेस नहीं है, केसेस ज़्यादा हैं। इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, असेंबली में बात हो रही है, हर जगह बात बिल्कुल हो रही है। जी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अमार जाफरी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी। और माजरत के साथ हमारे पास वक्त की किल्लत है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट को हमें यहीं पर महदूद करना पड़ रहा है। तो बात ही FIA की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उस फैक्ट्स की बुनियाद पर हम लोगों ने बात की, वो फैक्ट्स अपने नाज़रीन के सामने रखे। और अमार जाफरी साहब ने जो बात की वो बात ये करते हैं कि जी निज़ाम में कुछ खराबियाँ जिसकी वजह से डिलेज होते हैं, और कुछ लोग ऑफ द सिस्टम जो है जाके मामला खुद से तय कर लेते हैं, उसकी वजह भी से भी कन्विक्शन रेट जो है वो उस तरह से नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ खुद से कर लिया जाता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।